ताजा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी के आखिरी 1.5 घंटे के एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बाजार सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के साथ करते कारोबार। कहां होगी एक्सपायरी और क्या करें कल की आप तैयारी, रहेगा इसी पर खास फोकस। स्वागत है आप सबका फाइनल में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी का सेशन है और सीमित दायरे में काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है दिखी है, तो इस वॉलेटिलिटी को समझेंगे, एक्सपायरी की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये जानेंगे और बाजार का मूड माहौल कैसा है। अनिल जी, काफ़ी सारी चीज़ें आपसे समझनी है सर। पहले तो बताएं, आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या हैं? जी, बड़ी बात यही कि बाजार में सीमित दायरे में कारोबार होता हुआ दिख रहा है इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि कोरोना की चिंताएं हावी है, इसीलिए बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पा रहा। महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू लागू होता हुआ दिख रहा है, नाइट कर्फ्यू तो है ही। निफ्टी निचले स्तरों पर है 14,475 के आसपास, लेकिन निचले स्तरों से लगभग 100 पॉइंट रिकवर होकर इस वक्त इन लेवल्स के आसपास है। तो थोड़ी रिकवरी आप देख सकते हैं निचले स्तरों से। ऑटो आज कमजोर है, सरकारी बैंकों में नुकसान है, आज बिकवाली का माहौल है। रियल एस्टेट इंडेक्स भी 2% कमजोर है, लेकिन मेटल और फार्मा मजबूत है, यहाँ पर अच्छी खरीदारी होती दिख रही है। बैंकों में चुनिंदा खरीदारी आपको प्राइवेट बैंक्स में होती हुई दिख रही है, लेकिन मेटल फार्मा इंडेक्स 1 से 1.5% मजबूत है। ये भी तब है जबकि डाउ फ्यूचर्स फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने की ओर इशारा कर रहे हैं। कल रिकॉर्ड बनाने के बाद अमेरिकी बाजारों में आज फिर से एक और रिकॉर्ड बन सकता है। डाउ में 125 अंकों की तेजी दिख रही है। यूरोप आधा % मजबूत है। तो जो शुरुआत एशिया में कमजोरी की दिखी थी, वो कमजोरी इस वक्त आपको यूरोप और अमेरिका में नजर नहीं आएगी। तो ग्लोबल मार्केट जहां से हम संकेत लेते हैं वो बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। दीप, बिल्कुल सर, तो ग्लोबल संकेत तो अच्छे ही हैं और पिछले कई दिनों से अच्छे ही रहे हैं। पर सर, आज के जो सीमित दायरे में वॉलेटाइल एक्शन हो रहा है, उसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, हर सेक्टर से हम देख रहे हैं कि लीडर्स भी हैं, लूजर्स भी हैं। ऐसा नहीं कि हर सेक्टर में रनअवे गेन्स हैं, थोड़ा फार्मा एक शायद एक्सेप्शन है, पर हर सेक्टर्स में कुछ बड़े स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ स्टॉक्स ड्रैग कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के मूवमेंट, एक सेक्टोरल डायरेक्शन नहीं आ रही, कैसे समझे इसे? बेसिकली ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि बाजार में चर्निंग होती हुई दिख रही है और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट ज़्यादा है, क्योंकि इंडेक्स को लेकर बहुत व्यू साफ नहीं है। सबको पता है कि कोरोना की समस्याएं निपट जाएगी। पिछले साल जिस तरह का माहौल देखा उसके मुकाबले में काफ़ी बेहतर है। अगर हम गिरे तो भी वहाँ से खरीदारी आ जाएगी। तो अगर आप किसी को पूछे कि 4 हफ्ते का व्यू क्या है या 4 महीने का व्यू क्या है, तो सबको ये पता है कि खरीदना है। लेकिन 4 घंटे का या 4 दिन का व्यू क्या है, तो हाँ शायद नीचे जा सकता है, थोड़ा मामला बढ़ रहा है। 2 लाख केस है, देखिए अब मुंबई के बाद दिल्ली भी हो गया, ये सारी चीज़ें। सो अगले 4 घंटे और 4 दिनों में क्या होगा उसको लेकर चिंताएं हैं। अगले 4 महीने और 4 साल में क्या होगा उसको लेकर कॉन्फिडेंस है। तो ये शॉर्ट और लॉन्ग टर्म के बीच की जो कश्मकश है वो आप इस वक्त बाजार में देख रहे हैं। और आप देख सकते हैं, देखिए करेक्शन की शुरुआत सबसे पहले बैंक निफ्टी ने की, और कल और आज दोनों दिन ऐसे हैं जब बैंक निफ्टी के मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, और वो भी तब जबकि कोरोना के मामले बढ़कर आ रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं आपको बैंक निफ्टी करेक्शन खत्म होने के का पहला संकेत दे रहा है। देखिए करेक्शन पहले बैंक निफ्टी में खत्म होगा, उसके बाद निफ्टी में खत्म होगा, और वही होता हुआ दिख रहा है। अगर आप इसे सिर्फ शॉर्ट कवरिंग माने, एक्सपायरी के दिन पॉसिबल है, तो मुझे लगता है आज और कल 2 दिन आपके लिए निर्णायक तौर पर है। अगर बाजार ने बॉटम बना लिया है 30,500 के आसपास बैंक निफ्टी पर और 14,250 के आसपास निफ्टी पर, तो मेरे ख्याल से आज और कल 2 दिन बाजार थोड़े वॉलेटाइल होकर, थोड़े रेंज बाउंड में ऊपर नीचे होकर, जैसा कि आज होते दिख रहे हैं, और फिर मजबूत हो जाए और वापस से आप 14,775 14,850 इस रेंज तक पहुंचे, ये एक संभावना बनती है। दूसरी तरफ रिस्क और इसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास मजबूत ग्लोबल मार्केट है। 125 पॉइंट की डाउ की मजबूती कम नहीं है, बहुत अच्छी है इस तरह के मार्केट में। एफआईज के फ्लो बुरे नहीं है, भले ही शॉर्ट कवरिंग हुई, लेकिन कल के सेशन में खरीदारी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये 2 फैक्टर हैं जो बाजार में नीचे सपोर्ट दे रहे हैं, और थोड़ी बहुत आज की शॉर्ट कवरिंग। ऊपरी स्तर पर जब तक कोरोना के मामले ठंडे नहीं होते तब तक बहुत तेजी से आप भाग पाएंगे, बढ़ पाएंगे, वो एक थोड़ी सी रिस्क रहती है। इस वजह से आप बहुत तेजी से चल नहीं पा रहे हैं। तो मेरा ये समझना है कि इस मार्केट को आप प्योरली रेंज बाउंड ट्रेड के तौर पर देखें। आप जिस डायरेक्शन में ट्रेड करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। बायो एंड डिप्स का मार्केट है, बिल्कुल है। हर गिरावट के बाद बाजार ऊपर आ रहा है, ऊपर में बेच करके आप नीचे में वापस खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैसा भी होता दिख रहा है। तो कॉन्ट्रा ट्रेड लेकर अगर आप ट्रेड करना जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर सही लेवल का इंतजार करें, वहां से खरीदारी करें। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, लेकिन अगर आपका व्यू 4 दिनों से 4 हफ्तों से 4 महीनों का है तो आपको कहीं कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। और आप दीप एक सर्वे करवा के देख लें, बाजार में आपको 80% लोग ये कहेंगे 13,200
13,250 से 13,850, 750, जो भी 500-700 पॉइंट की रेंज है, इस रेंज में आने दीजिए। हम खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, हम खरीदने के लिए तैयार बैठे। सुबह हमने राहुल अरोड़ा साहब से भी बात की और वो अकेले नहीं है, ऐसी कई सारी वॉइसेस हैं बाजार में जो ये मानकर बैठे हैं कि अगर ऊपरी स्तर से करीबन 15,400 से आप 13,500 के आसपास 2,000 पॉइंट की करेक्शन निफ्टी में देख लें तो पैसा लगाने का बहुत बढ़िया मौका, उसमें से 1,000 पॉइंट की हो चुकी है। सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मौके की तलाश में है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को खबरों के दम पर ये जो वॉलेटिलिटी है इसके लिए तैयार रहना है। ये सिंपल फॉर्मूला है दीप जी। बिल्कुल, तो मार्केट में मौके दोनों तरफ के हैं। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल लेंगे, थोड़ा भरोसा रखेंगे बाजार पर, तो आपकी स्ट्रैटेजी आपको अच्छे रिटर्न्स दिखाएगी। चलिए थोड़ी देर में अनिल जी अपनी बाजार की स्ट्रैटेजी भी देंगे, डेटा क्या बता रहा है इसको भी एनालिसिस करेंगे और साथ ही ढेरों स्टॉक्स पर भी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा करनी है। कुछ ऐसे ही स्टॉक्स जानते हैं जो खबरों के दम पर एक्शन में आ रहे हैं और साथ ही आने वाले दिनों के लिए अहम ट्रिगर्स कौन से हैं। मानसी और कुशल हमारे साथ तैयार हैं। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से ट्रिगर्स पर है नजर? गुड आफ्टरनून दीपांशु। अब धीरे धीरे नतीजों के सीजन की पूरी तरह से शुरुआत हो चुकी है। निफ्टी में विप्रो कैश मार्केट में टेम्पलेट के नंबर्स पर फोकस है। जेट एयरवेज केस की एनसीएलटी में सुनवाई पर नजर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट में फोर्टिस मामले की सुनवाई पर नजर रहेगी। 3 बजे के आसपास ये सुनवाई होगी जिस पर फोकस हमने रखा है। कल सेंट्रल बैंक सरकार को जारी इक्विटी शेयरों के इश्यू प्राइस पर एक बोर्ड बैठक करने जा रही है। वेदांता ओपन ऑफर में टेंडर शेयरों के पैसों का भुगतान कंपनी करने वाली है कल के दिन। वहीं कल बाजार बंद होने के बाद वायदा बाजार में माइंडट्री के नंबर्स भी आते हुए दिख सकते हैं। और अंत में शनिवार यानी कि 17 अप्रैल के दिन एचडीएफसी बैंक नतीजों के साथ 50,000 करोड़ तक पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करेगी। निफ्टी में एचडीएफसी बैंक और वायदा बाजार में आईसीआईसीआई लोम्बार्ड दोनों के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और कुछ बड़े नतीजे जो आने वाले दिनों में दिखेंगे। खबरों वाले शेयर्स के बारे में बात करें उससे पहले चलते हैं वागले साहब के पास। बिगुल वागले का वंडर। स्वागत है वागले साहब, गुड आफ्टरनून, बताएं सर क्या है स्ट्रैटेजी? आफ्टरनून दीपांशु, आफ्टरनून अनिल जी। मुझे लगता है मार्केट ने बॉटम एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में बना लिया है। 14,300 350 ब्रेक नहीं होगा ऑन द अपसाइड, 14,700 750 हो सकता है। और मैंने एक हाई मोमेंटम स्टॉक चूज किया है, स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस। मुझे लगता है इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक आना चाहिए। 1136 1137 के करंट भाव पे बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 1125 का होना चाहिए। 12-1 रुपए का रिस्क होगा, 11-12 रुपए का। और 1170 तक की मुझे अपसाइड दिखाई दे रही है जो शायद आज के दिन में ही आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेस पर खरीदारी की राय वागले साहब की तरफ से। ये स्टॉक उन्हें पसंद आ रहा है। निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी हो रही है बाजार में, जैसा वागले साहब कह रहे थे। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी अब तीनों पॉजिटिव टेरिटरी में आपको आते हुए दिख रहे हैं। बल्कि बैंक निफ्टी तो दौड़ रहा है, 32,100 के पार बैंक निफ्टी इस समय जाते हुए दिख रहा है। 650 अंकों का उछाल बैंक निफ्टी में आपको आते हुए दिखा है। तो जबरदस्त एक्शन बैंक्स में होता दिख रहा है। जैसा अनिल जी कह रहे थे, रिकवरी भी बैंक से ही आएगी और फिर आप निफ्टी में रिकवरी देखेंगे और बिल्कुल वैसा ही एक्शन इस समय प्ले आउट हो रहा है। आइए कुछ खबरों वाले शेयर्स जानते हैं कुशल के साथ। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। एलएनटी पर नजर रखिए, यहाँ पर इनको बड़ा ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है 1,000 से 2,500 करोड़ का, तो इस वजह से पॉजिटिविटी दिखा सकता है आगे आने वाले समय में। साथ ही एनएमडीसी, यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने जो अपने लंप और फाइन्स की कीमतें हैं उसको ये बढ़ाते हुए नजर आए थे। इनफैक्ट यहाँ पर अब जो इनकी कीमत है लंप आयरन ओर की वो 6,950 रुपये प्रति टन तय किया गया है। इसके पहले 3 अप्रैल को 5,850 रुपये का प्राइस था। साथ ही फाइन्स की जो कीमत है वो 4,560 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 5,060 रुपए प्रति टन कर दी है। पिरामल एंटरप्राइजेस यूज्ड कार और कंज्यूमर फाइनेंस कारोबार में कंपनी अब एंट्री लेने वाली है, ऐसा उन्होंने अनाउंस किया है। इसके अलावा शुगर कंपनियों के लिए बड़ी खबर हमने आपको बताई थी, बलरामपुर चीनी, द्वारिका शुगर जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी क्योंकि यहां पर सरकार ने 3,675 टन के अतिरिक्त शुगर एक्सपोर्ट को मंजूरी दे दी है और ब्रिटेन को टैरिफ कोटा के तहत अतिरिक्त एक्सपोर्ट्स की मंजूरी मिली है। तो कहीं ना कहीं यहां पर इस वजह से सारी शुगर कंपनियां जो है
आज बेहतरीन तेजी में है। निप्पॉन लाइफ इंडिया यहाँ पर कैथे साइट के साथ स्ट्रेटेजिक करार कंपनी ने किया है और भारत और ताइवान में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बेचने के लिए ये जो है अग्रीमेंट साइन किया गया है। मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे क्योंकि अभी आपने देखा कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और उसके तहत मॉल्स, जिम्स वगैरह तो बंद रखने का फैसला लिया गया है। साथ ही सिनेमा घरों के लिए भी ये चीज कही गई है कि 30% कैपेसिटी पर ये ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही M&M, MSTC जैसे स्टॉक्स जो है वो फोकस में वापस से आते हुए दिखेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का बयान आया है कि यहाँ पर कुछ भारतीय मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो है व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर शुरू कर सकती हैं और उसकी जो डिटेल्स है व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर्स के लिए वो नियम जल्द जारी करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस वजह से ये स्टॉक्स भी फोकस में रह रहे हैं। ओके, तो ये है वो तमाम खबरें जिन पर रहेगा आज एक्शन। बढ़ाते हैं एक्शन को आगे और तैयार है कुणाल जी और राकेश जी अपने चार्ट कॉर्नर के साथ, और उसके बाद आ रही है आपके लिए एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर भी। बताएं सर। अनिल जी, अभी दीपांशु बैंकिंग का जिक्र कर रहे थे, तो बैंकिंग में हमें आईसीआईसीआई बैंक पसंद है और हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है आईसीआईसीआई बैंक, उस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक गैप बना था सोमवार को बैंकिंग स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक में भी। वो गैप आज फिल होते हुए नजर आ रहा है। इसको एग्जॉशन गैप कहते हैं, जो अब गैप बनता हुआ दिख रहा है। और इस एग्जॉशन गैप के बनने के बाद बैंक निफ्टी में भी आपको तेजी दिखने को मिलेगी और बैंक निफ्टी और आईसीआईसीआई बैंक में भी। आईसीआईसीआई बैंक को खरीदने की राय है। इस पर मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ अनिल जी, अगर बैंक निफ्टी ने भी ये जो 250 रुपये का लेवल है, यानी कि 32,250 ये लेवल पार किया, तो बैंक निफ्टी में भी एग्जॉशन गैप बन जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक का जो एग्जॉशन गैप है, इसका टारगेट कुछ 600 रुपए का बनता है, तो 600 रुपीज तक का यहां पर एक मोमेंटम आपको इमीडिएटली आता हुआ दिखेगा। इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस रखना है 568 पर, 568 रुपए का स्टॉप लॉस रख लें। दो टारगेट है 590 और 600। 568 का स्टॉप लॉस, 590 और 600। एग्जॉर्शन गैप, ये यही वाला शब्द है। ये पहली बार ही हुआ एग्जॉर्शन, पहले तो कभी नहीं हुआ कुणाल जी। अनिल जी, एग्जॉशन मतलब होता है थकान। तो अनिल जी अभी मंदड़िए जो हैं वो थक गए हैं। और अच्छा। एग्जॉशन गैप मतलब कि मंदड़ियों की हार होने वाली एक गैप फिल हो गया है। हाँ। तो अनिल जी ये है एग्जॉशन गैप। अच्छा, ये आप आशु जी से बात करके बता रहे हैं या अपने अंदाज से कह रहे हैं सर? नहीं अनिल जी, इसमें मैं ये कहना भी चाहता था कि इसमें आशु जी का कोई इससे लेना देना नहीं है, तो गलत ना समझे नहीं। चलिए ओके, तो मंदी वालों में थोड़े थकान के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और ये अच्छे लक्षण है। यहाँ पर खरीदारी करने की राय, आईसीआईसीआई बैंक में 600 तक की तैयारी। बढ़ते हैं आगे, मैं एक एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर की तरफ करते हैं फोकस। हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त है बताने के लिए खबर। चेतन बताइए, क्या है बढ़िया खबर आपके पास? वेरी गुड आफ्टरनून सर। ये जो खबर है ये हाइड्रोजन स्टॉक्स के लिए एक गेम चेंजिंग खबर हो जाएगी, बिकॉज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंस किया था बजट में ड्राफ्ट हाइड्रोजन एनर्जी मिशन डॉक्यूमेंट, जिसके चलते भारत सरकार हाइड्रोजन सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयारी कर रही है। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं कि ड्राफ्ट हाइड्रोजन एनर्जी मिशन डॉक्यूमेंट जिसकी एक एक्सक्लूसिव कॉपी जी बिजनेस के पास है, जी बिजनेस स्पेशली उसको एक्सेस किया है, उसमें ये है साफ साफ कि 800 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल आउटले भारत सरकार तैयार कर रही है, जो R&D, इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और रेगुलेशंस और आउटरीच मैकेनिज्म्स के लिए यूज किया जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, फ्यूल सेल बसेस इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ग्रीन हाइड्रोजन इन स्टील इंडस्ट्री, हाइड्रोजन CNG फॉर व्हीकल्स, टेस्टिंग फैसिलिटीज एंड पावर सेल, फ्यूल सेल पावर ट्रेन्स का भी बातचीत अब भारत सरकार इसमें शुरू कर चुकी है। इनफैक्ट भारत सरकार चाहती है कि लगभग 11,000 करोड़ रुपए 2024 तक हाइड्रोजन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स की जाएं, और जो स्पेशली जो कंपनीज इसमें मैन्युफैक्चरिंग में है, यूजेज में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, वो बहुत फायदेमंद है। स्पेशली रिफेक्स इंडिया एंड लिंडे इंडिया, जो हमने पहले भी इनफैक्ट रिपोर्ट किया हुआ है हाइड्रोजन इकोनॉमी के ऊपर, कि कैबिनेट सेक्रेटरी ने भी इसमें मीटिंग्स करी है। लेकिन मेरे सोर्सेज अब बता रहे हैं कि ये 800 करोड़ रुपए की जो स्कीम है, और इनफैक्ट बाकी पब्लिक प्राइवेट मॉडल से भी इस पे फायदा होगा। इस स्कीम को जल्द से जल्द कैबिनेट अप्रूवल मिलने की प्रतिक्रिया चालू हो चुकी है। ड्राफ्ट ऑलमोस्ट फाइनल स्टेजेस में है, कुछ इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशंस फेजेस में है, और कुछ फाइनल कमेंट्स इनकॉर्पोरेट करना बाकी रह गया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर में। लेकिन
ये बहुत बड़ी खबर रहेगी हाइड्रोजन के लिए, और आने वाले समय पे भारत सरकार का हाइड्रोजन पे फोकस बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों ही बनाने वाली ये कंपनियां, और ये कंपनियां देखिए जबरदस्त एक्शन में। लिंडे इंडिया तो सुबह से एक्शन में है, रेफेक्स भी अब भरपूर एक्शन में आता हुआ दिख रहा है। जैन साहब से इसी पर राय ली जाए। जैन साहब, रेफेक्स, लिंडे इंडिया, क्या है आपकी राय? नहीं, बिल्कुल। देखिए, रेफेक्स को मैं काफी दिनों से देख रहा था और कुछ कारणों से मैं जल्दी से रेकमेंड नहीं कर पाया था, बट यस, फंडामेंटल्स वहां पे भी काफी मजबूत हो रहे हैं और ये न्यूज काफी पॉजिटिव है। और लिंडे इंडिया तो देखिए, हमारे पैनल में कुणाल जी, उनका भी फेवरेट है, डीओसी गैसेस के नाम से पहले जाना जाता था, और मेरा भी वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स था, पहले रेकमेंड किया हुआ है। सो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को वैसे लिंडे इंडिया में जिन्होंने निवेश कर रखा है वो निवेशित रहे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज। और रिफेक्स को थोड़ा सा मैं करेक्शन पे लेने की राय। ओके, कुणाल जी दोनों ही स्टॉक्स पर अपनी राय दें, लिंडे और रेफेक्स। चार्ट्स क्या कह रहे हैं? देखिए, चार्ट बहुत अच्छे हैं अनिल जी। जैसे लिंडे इंडिया की तो चर्चा हम लोग कई दिनों से कर रहे हैं, कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ आज नजर आ रहा है, खबरें भी पॉजिटिव हैं, और अनिल जी एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बना है। तो लिंडे इंडिया में तो अनिल जी सारे लक्षण हैं कि और ऊपर के लेवल्स आएंगे। मुझे लगता है अनिल जी इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए लें, यहाँ पर 1800 के नीचे जाएगा तभी इसमें कमजोरी देखने को मिलेगी, अदरवाइज ये स्टॉक जो है वो 2200 तक के लेवल्स दिखा सकता है। और रहा सवाल अनिल जी रिफेक्स का, आज इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है खबर के बाद, और अनिल जी चार्ट अच्छा है, तो मेरी राय में इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। केवल एक मामूली सी रेजिस्टेंस 112 रुपए की है, ये लेवल निकल जाए तो फिर इस पर भी खरीदारी कराए। ओके, तो पॉजिटिव राय है। लिंडे इंडिया तो हमने देखा है इस साल ही स्टॉक डबल हो गया है और मोमेंटम पकड़ रहा है। रिफ्लेक्स इंडिया पर नजर डालिए, 16% का उछाल लगता है, आज ही एक बार सर्किट लग सकता है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव खबर का इंपैक्ट इन दोनों काउंटर्स पर आपको रखनी है नजर। पायलट प्रोजेक्ट के लिए तैयारी हो रही है, 800 करोड़ रुपए इनिशियली पायलट प्रोजेक्ट के लिए देने के लिए तैयार है सरकार। पर नजर रखिए बैंक स्टॉक्स पर, क्योंकि वहां पर आ रहा है दमदार एक्शन। जैसा कि अनिल जी प्रिडिक्ट कर रहे थे, सारे बैंक स्टॉक्स निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखा रहे हैं। सिटी यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर आप मिड कैप बैंक्स की बात करें वहां पर अच्छा एक्शन है, नीचे से अच्छा रिकवरी दिखा रहा है। कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। एचडीएफसी बैंक इस समय 1.5% ऊपर है, वहां पर भी बाजार का मूड माहौल सुधरते हुए दिख रहा है आपको। सिटी यूनियन बैंक पर एक बार राय करते हैं हिमांशु जी की तरफ से। मिड कैप बैंक्स में थोड़ा एक्शन आ रहा है, हिमांशु जी जरा सिटी यूनियन बैंक के चार्ट देखकर बताएं क्या चल रहा है। गुड आफ्टरनून दीपांशु जी। मुझे लगता है कि यहाँ पर सेटअप काफ़ी पॉजिटिव है। स्टॉक हायर लो बनाने के बाद यहाँ पर तेज़ी के लिए तैयार है। आज अच्छा लॉन्ग ओवर एडिशन भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आया है। मुझे लगता है 165 रुपए के ऊपर स्टॉक जैसे ही सस्टेन करना शुरू करेगा, यहाँ पर 172 तक का टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकता है। बट इवेंचुअली मुझे लगता है कि ये स्टॉक 180-182 रुपए तक के भी टारगेट्स दिखा सकता है। काफ़ी पॉजिटिव सेटअप है, खरीदारी की राय है। और साथ ही साथ दीपांशु जी एक बिगुल की भी गुजारिश है। बिल्कुल सर, बिगुल बजाया जाए हिमांशु जी के लिए। BTSTT बताएं हिमांशु जी। दीपांशु, यहाँ पर 2 स्टॉक्स हैं रडार पर। पहला स्टॉक F&O सेगमेंट का है, जो कि BTST के तौर पर मैं यहाँ से रिकमेंड करूंगा। स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। स्टॉक ने एक बहुत ही शानदार रिकवरी पिछले 2 दिनों में दिखाई है, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मंडे की भारी गिरावट के बाद स्टॉक ऑलरेडी उन लेवल्स पर पहुंच चुका है जहां से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। स्टॉक का चार्ट फॉर्मेशन बहुत पॉजिटिव है, और मुझे लगता है कि वैसे भी ऑटोज और ऑटो एंसिलरीज में यहाँ से आगे चल के मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए नजर आ सकता है। और उस रिकवरी में मुझे लगता है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज एक लीड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। करंट लेवल्स फ्यूचर्स के लगभग 1682 1684 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 1668 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। पहला टारगेट 1710 रुपए का है दीपांशु यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जैसे ही स्टॉक 1710 रुपए के ऊपर यहाँ पर टिकता है, 1800 रुपए तक के बड़े टारगेट्स बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर मेरी खरीदारी की राय है। इसके अलावा दीपांशु जी एक कैश स्टॉक है, वो है गुजरात पॉलीमर्स। स्टॉक ने यहाँ पर दीपांशु जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है। इनफैक्ट स्टॉक ऑल टाइम हाइज पर इस वक्त काम कर रहा है। 110 रुपए 112 रुपए के ऊपर बेस बनाने के बाद स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में है, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ पर मिस नहीं करना है। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है। 110 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर एक पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है बहुत शॉर्ट टर्म में 150 रुपए तक के बड़े टारगेट्स गुजरात पॉली में देखने को मिल सकते हैं।
ओके, तो गुजरात पॉली ये एक काउंटर है जहां पर खरीदारी करके चलनी है कैश स्पेस से, और साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आप एक्शन देखिए। तो दो रिकमेंडेशंस आती हुई दिख रही हैं हिमांशु जी की तरफ से, नजर रखना पड़ेगा इन दोनों काउंटर्स पर। बीएसई लिस्टेड ही है गुजरात पॉली। सर्किट फिल्टर क्या है इसका हिमांशु जी, और एक बार जरा लेवल्स फिर से बताएंगे गुजरात पॉली जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जी दीपांशु जी, देखिए एनएससी में स्टॉक है, करंट भाव 122-123 रुपए का है। सर्किट फिल्टर मुझे चेक करना पड़ेगा, लेकिन एनएससी में अवेलेबल है अभी 122 रुपए 50 पैसे का भाव है। टिकर है गुज पॉली, JUGPOLY, और मुझे लगता है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पर दीपांशु जी देखने को मिला है। स्टॉक ने अभी ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है। 150 रुपए तक के टारगेट्स के लिए जरूर यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए काउंटर जहां पर आपको करनी है खरीदारी गुजरात पॉली। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम बढ़ते हुए दिख रहा है इस समय, एक्शन आपको भरपूर आते हुए दिखेगा बैंकिंग स्टॉक से ही, जहां पर मूवमेंट आ रहा है इस समय। बैंक ऑफ बड़ौदा पर भी नजर डालिए, यहां पर भी अब अच्छी खरीदारी आपको आती हुई दिख रही है, निचले स्तरों से रिकवरी है। वागले साहब जरा बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ट्स देखें, PSU बैंक से थोड़ा पार्टिसिपेशन अब बढ़ते हुए दिख रहा है, पूरा दिन सुस्त थे, अब थोड़ा एक्टिव हो रहे हैं ये काउंटर सर। दीपांशु मोमेंटम तो है, 69 का करंट भाव है, मुझे लगता है 72, 73 ऑन एन आउटर साइड 74 तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इसको 66 के स्टॉप लॉस और 74 के टारगेट, ये ट्रेड सेटअप बन सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर राय। 32,000 के पार है बैंक निफ्टी। प्राइवेट बैंक्स ने ही ज्यादातर आज बैंक निफ्टी को सहारा दिया है, पर अब PSU बैंक्स की तरफ से भी आपको थोड़ा सहारा आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिए इस स्पेस पर। गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, 3.5% ऊपर ये काउंटर है। बंसल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज की चार्ट्स कैसे लगती हैं सर? दीपांशु, काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट सुबह के सेशन खत्म होते होते इसके अंदर एक मूव देखने को मिला था, और जब निफ्टी इतना गिरा तब भी इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली। तो फ्रेश खरीदारी की राय तो नहीं दूंगा दीपांशु शॉर्ट टर्म के लिए, बट जिन्होंने ले रखा है वो होल्ड करें और 1334 का एक स्टॉप लॉस लगा लें। ओके, तो ये है आपके लिए गोदरेज प्रॉपर्टीज। 1334 के स्टॉप लॉस से नजर रखें काउंटर पर। डेज हाई पर ये काउंटर आपको आते हुए दिख रहा है इस समय, तो मूव बरकरार है उस स्टॉक पर, और अच्छा एक्शन भी इस समय पकड़ते हुए आपको दिख रहा है। ONGC, इस पर भी अच्छा एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। आज सुबह चार्ट कॉर्नर की कॉल थी मार्केट्स खुलने के बाद, और वहां से देखिए स्टॉक पर अच्छा स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो ONGC यहां से भी आपको अच्छा पार्टिसिपेशन इस समय बाजार पर आते हुए दिखेगा। BEL, सुबह हम इसके बारे में बात कर रहे थे तब थोड़ा सा मूवमेंट आया था, अब मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। BEL डेज हाई के करीब ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 3% ऊपर। हिमांशु जी, फ्रेश स्पाइक है BEL में, कोई ट्रेड बनता है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स? दीपांशु जी, सेटअप यहाँ पर काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट मेरे रडार पर ये डे बिफोर यस्टरडे ही आ गया था, और आज स्टॉक ने एक ऑलरेडी अच्छी रैली दिखा दी है, लेकिन 130-131 रुपए पर थोड़ा सा यहाँ पर एक हर्डल है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेट करना चाहूंगा। स्टॉक अगर 131-131.50 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर फर्दर रैली बनते हुए नजर आएगी, लेकिन पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल स्टॉक का रुझान काफी पॉजिटिव है। एक राइजिंग अप ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने एक हायर लो बनाया है, और अच्छे अप ट्रेंड में स्टॉक ऑलरेडी है। तो मुझे लगता है पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अनडाउटेडली करंट लेवल पे भी खरीदारी की जा सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म नजरिए से मुझे लगता है कि या तो 131 रुपए के ऊपर या फिर थोड़ी सी गिरावट 126 रुपए के आसपास मिलती है, तो वहां पर फ्रेश खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय। आदित्य बिरला कैपिटल, अनिल जी ने लगातार आपको इस स्टॉक पर राय दी है खरीदारी की, पिछली दिवाली से कह रहे हैं। जो पहले टारगेट्स है वो तो आ गए, आज स्टॉक ऑफ द डे में भी हमने देखा कि पहले 2 टारगेट्स आते हुए दिखे सुबह के एक्शन में, पर आगे जाकर भी कई सारे ट्रिगर्स हैं, स्पेशली जो इन्होंने अपनी AMC आर्म के लिए IPO की बात करी है, बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल्स जानते हैं देवांशी के साथ। देवांशी, बताएं क्या प्लान है इनके IPO को लेकर?
बिल्कुल। तो आप देखिए, अब फाइनली हमने देखा है कि इस एएमसी को आईपीओ को यहाँ पे बोर्ड से मंजूरी मिल चुकी है और एबी कैपिटल यहाँ पे करीब 28.5 लाख शेयर्स बेचेंगे। लेकिन सन लाइफ जो है वो सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पे बेचने वाले हैं, करीब 3.6 करोड़ शेयर्स यहाँ पे बेचने की उनकी योजना है। तो कुल मिला के आईपीओ में आप देखिए 13.5% की जो हिस्सेदारी है और जो शेयर्स हैं वो बेचने की योजना फिलहाल दोनों कंपनीज के मिलके बनती हुई दिख रही है। और यही नहीं, अब आप देखिए इससे कितना फ़ायदा होगा या तो क्या वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, इस पर पहले बात करते हैं। ये इस एएमसी का करीब 2.5 लाख करोड़ का एयूएम है, जो कि एचडीएफसी एएमसी से थोड़ा सा कम है। यही नहीं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक करीब 24,000 करोड़ के जो वैल्यूएशंस हैं वो मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। और इसके अलावा अगर आप बाकी एएमसी या इनके पियर्स को देखेंगे तो आप देखिए एचडीएफसी एएमसी जो है वो करीब 61,000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप पर है। साथ ही निप्पॉन लाइफ की बात करें तो करीब 20,300 करोड़ के मार्केट कैप के करीब है और यूटीआई एएमसी करीब 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो माना यही जा रहा है कि एचडीएफसी एएमसी से थोड़े से कम इसको वैल्यूएशन मिल सकते हैं, लेकिन निप्पॉन लाइफ से काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस इस एएमसी को मिलने की उम्मीद लगाई जा रही है। तो कुल मिला के एचडीएफसी एएमसी करीब 38 to 39 पीई पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, उससे थोड़े से कम वैल्यूएशंस पर इसको लिस्ट किया जा सकता है। लेकिन एबी कैपिटल को इसको फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अब तक जितने भी एएमसीज लिस्ट होते हुए दिखे हैं तो इनकी जो पेरेंट कंपनी है, इनके वैल्यूएशंस के चलते इनकी पेरेंट कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता हुआ दिखा है इस वैल्यूएशन का। उम्मीद यही है कि एबी कैपिटल को भी इससे फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये है आपके लिए आदित्य बिरला कैपिटल के लिए फ़ायदे की बात, जिसकी सब्सिडरी कंपनी एक तरह से एबी सन लाइफ एएमसी यानी कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड का आईपीओ आने की तैयारी में, जिसको बोर्ड ने दी है मंजूरी। स्टॉक मजबूती के साथ 120 रुपये पर ट्रेड करता हुआ इस वक्त आपको नजर आएगा, अच्छे एक्शन के साथ आपके लिए जुड़ेगा। हमारे साथ सेठी साहब जुड़ चुके हैं। सेठी साहब का करते हैं स्वागत। वक्त है सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स का। स्वागत है सेठी साहब। बताएं सर, सबसे पहले तो पॉलीप्लेक्स आज का आपका पिक ऑफ द डे जबरदस्त कमाल करता हुआ दिख रहा है। 830 रुपए का टारगेट दिया था आपने, 10%, आज स्टॉक ऑलरेडी भाग चुका है पॉलीप्लेक्स। पहले तो उसकी बधाई स्वीकार करें, उस पर अपडेट भी दें और उसके बाद मैं लेता हूं आपकी पिक्स। गुड आफ्टरनून अनिल जी, थैंक यू सो मच फॉर रिमेम्बरिंग पॉलीप्लेक्स। सुबह आज के मॉर्निंग शो में मेरा पिक ऑफ द डे था, 785 के लेवल पर रिकमेंड करा था 830 के टारगेट के लिए। ये तो उसको टारगेट को मीटअप करके काफी आगे 850-60 के लेवल्स आगे है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पर भी होल्ड करना चाहिए। इसमें अभी ऐसे भी अटकलें लगाई जा रही कि कोई बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट, पॉजिटिव न्यूज भी आ सकती है। और बाकी फंडामेंटली एक बहुत ही अंडरवैल्यूड और बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे ट्रेड करने वाला स्टॉक है, तो आई वुड मेंटेन अ होल्ड इवन एट द करंट लेवल। ओके, तो चलिए यहाँ पर होल्ड करें, ये है राय आपके लिए पॉलीप्लेक्स में। बताएं सर, अब आज के लिए क्या खरीदारी की राय दोनों स्टॉक्स में? अनिल जी, दो स्टॉक्स दोनों एफ&ओ के और दोनों में खरीदारी करनी है। बाजार में नीचे से एक अच्छा खासा रिकवरी हुई है और मुझे लगता है आज ये रिकवरी जारी रहनी चाहिए। और बाजार एक बार के जो करेक्शन के बाद से वापस से जो रिकवर हुआ है, मुझे लगता है थोड़ा स्टीम बाकी है, तो आई वुड रिकमेंड बाय ऑन 2 फ्यूचर स्टॉक्स। सही सर, पहला कौन सा है? पहला अनिल जी स्टॉक है अडानी पोर्ट्स, जो कि अभी अप्रैल फ्यूचर 740 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक भी पिछले 2-3 दिनों में एक अच्छी खासी 12-15% की गिरावट आ गई है इस स्टॉक में। और बाकी अडानी ग्रुप के सभी स्टॉक्स में गिरावट आई थी और वहां से आज इनमें कंसोलिडेशन के बाद एक रिकवरी चालू हुई है। और विद इन द स्पेस, विद इन द ग्रुप, अडानी पोर्ट्स फंडामेंटली सबसे अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से 51% के दिसंबर क्वार्टर के नतीजे बहुत ही अच्छे थे। और हाल ही में इन्होंने गंगावरम पोर्ट का एक्विजिशन किया, वार्वो पिंकस से, प्लस बाकी की हिस्सेदारी भी जो राजू फैमिली के पास थी वो भी खरीद ली। फिर इन्होंने कृष्णापट्टनम पोर्ट में भी अपनी हिस्सेदारी 25% और बढ़ाई है। श्रीलंका के साथ भी गवर्नमेंट के साथ करार किया एक पोर्ट के लिए। तो ऑल इन ऑल बहुत एग्रेसिवली कंपनी ग्रो हो रही है और आज भारत में पोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका अराउंड 30-35% का मार्केट शेयर अडानी पोर्ट का है। तो मुझे लगता है फ्यूचर बहुत अच्छा है और ये जो करेक्शन के बाद एक अच्छा मौका है इसमें खरीदारी करने का। शॉर्ट टर्म में मेरे इसमें 790 के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखता है
725 का, 725 का। 725 के स्टॉप लॉस से करें खरीदारी, 790 का टारगेट ये है आपके लिए अदानी पोर्ट में खरीदारी करने की राय। स्टॉक मजबूती के साथ बढ़ने की तैयारी में ऊपर की तरफ, अच्छे करेक्शन के बाद खरीदने के लिए सही वक्त पर। आइए थोड़ी देर में हमारे साथ आशु मदान साहब भी जुड़ेंगे, कुछ स्पेशल पिक भी देंगे और साथ ही उनका स्प्रेड भी। उससे पहले सेठी साहब को फ्री कर दें, उनसे एक और पिक जो हमें लेनी वो ले लेते हैं। सेठी साहब बताइए। अनिल जी देखिए, थोड़ी देर पहले जब बाजार एक पूरा रिकवर होके ग्रीन में ट्रेड करने लगा था, तो वो रिकवरी जो लीड करी थी वो बैंक्स और एनबीएफसी ने करी थी। और आज एनबीएफसी स्पेस से एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक पिक किया है। चोला फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह, जो कि अभी 536-37 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। मुरुगप्पा ग्रुप की एक एनबीएफसी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी अच्छा है। और मुझे लगता है ये जो बाजार में अब रिकवरी एक्सपेक्ट जो कर रहे हैं वो आएगी, तो एनबीएफसी और बैंक्स पे ध्यान रखना है। बाकी के जो स्टॉक अब तक चल चुके थे उनमें हटके मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसी में तेजी रहेगी, तो एनबीएफसी स्पेस से चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह है। टारगेट रहेगा 565 का, स्टॉप लॉस रखना है 525 रुपए। 525 के स्टॉप लॉस के साथ 565 के टारगेट के लेकर चोला फाइनेंस में खरीदारी। धन्यवाद सेठी साहब, दो बेहतरीन पिक्स देने के लिए आपकी ओर से। आइए 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी है, उससे पहले आशु सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, लाइफ लाइन यूज करते हुए फोन फ्रेंड। वक्त है उनकी स्पेशल पिक लेने का, बिगुल के साथ स्वागत। स्वागत है आशु सर आपका। बताएं सर आपकी स्पेशल पिक, पहले स्टॉक के बारे में और उसके बाद आपके स्प्रेड्स भी। अनिल जी 2-3-4 चीजें डिस्कस करनी थी, इसलिए मैंने कहा आपसे आज बात ही करने, क्योंकि कल तक की वेट नहीं थी। सबसे पहले तो अनिल जी जो पिछले 2 दिन पहले एचडीएफसी बैंक का सेल कॉल दिया था, उसमें वो जो 25 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया था अनिल जी, वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया था, तो दैट वाज ए बैड कॉल। तो मैं उसका अपडेट देना चाहता था। दूसरी चीज अनिल जी, मार्केट में फिर वही वो 14,400 वाला जो सीक्रेट लेवल बना हुआ है, वो फिर वहां से सपोर्ट लिया और वो भी इंड्यूस करता था सेलिंग करने के लिए, वहां से वापस तो आया लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। बट अनिल जी स्ट्रेंथ आएगी तो इंडेक्स में आएगी, स्टॉक्स में कम आएंगे। तो अनिल जी 2 स्टॉक्स हैं, लॉन्ग शॉर्ट स्ट्रैटेजी है। एक अनिल जी जो लॉन्ग स्ट्रैटेजी, दोनों अनिल जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये मंथ जो अगले 10 दिन रहने हैं, लॉकडाउन का इफेक्ट, लॉकडाउन नहीं, लॉकडाउन का रिवर्सल, ये बहुत ऊपर नीचे होगा। तो जो भी करना है ऑप्शन के थ्रू करना है, अदरवाइज ट्रेडर के लिए लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अनिल जी जो लॉन्ग करना है, पहले वो पॉजिटिव बुल स्प्रेड का बता देता हूँ। बुल स्प्रेड में अनिल जी टाटा मोटर की 300 रुपए की कॉल को बाय करना है। टाटा मोटर अनिल जी यहाँ से रिवर्सल लगता है, पर टाटा मोटर की 300 रुपए की एक कॉल बाय करनी है, जिसका भाव है अनिल जी 15.5 रुपए। और अनिल जी इसकी जो 330 रुपए की कॉल है, उसका भाव है 4.75, वो 2 बेचनी है। तो 330 टाटा मोटर 1:2 का बुल स्प्रेड बनाना है अनिल जी। कॉस्ट है इसकी 6 रुपए, तो अगर 6 रुपए कॉस्ट देते हैं तो मतलब 306 रुपए का टाटा मोटर लॉन्ग हो गया। अनलिमिटेड लॉस होगा अनिल जी 360 के ऊपर। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ अनिल जी, अनलिमिटेड लॉस होगा 360 के ऊपर। 300 की एक ली है, 330 की 2 बेची है, कॉस्ट है 6 रुपए। और नीचे में जो अनिल जी लॉस हो सकता है मैक्सिमम वो 6 रुपए हो सकता है। लेकिन अनिल जी मुझे लगता है कि टाटा मोटर 315, 20, 30 रुपए तक जा सकता है। और अनिल जी उस लेवल पे चला गया तो पीक प्रॉफिट होगा, 5700 का लॉट है, बहुत अच्छा ट्रेड बन रहा है। तो टाटा मोटर बीच बीच में ये रिवर्सल भी ऐसे देता है। तो अभी जो लॉकडाउन का इफेक्ट आया अनिल जी, मुझे लगता है कि अगर रिवर्सल आया, बट फिर वही वाली बात है, अगर हम फ्यूचर लेंगे अनिल जी, वो रोज 10 रुपए का स्टॉप लॉस ऊपर नीचे करवाता है। तो टाटा मोटर का अनिल जी बुल स्प्रेड बना के इस मार्केट में बैठना चाहिए। सिर्फ 6 रुपए की कॉस्ट है और 360 तक सेफ है, इतना ऊपर नहीं लगता। 15, 20, 25, 30 रुपए की रिकवरी अगर अगले 10 दिन में आती है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। बिल्कुल, और 360 हो गया तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जो आपको दुआएं देंगे कि 360 तक टाटा मोटर्स को पहुंचा दो। फंसे हुए बहुत सारे लोग हैं। तो 300 का कॉल खरीदिए, एक 330 का बेचिए, 2 6 रुपए में बन जाएगी आपकी ये स्प्रेड। ये है राय टाटा मोटर्स पर तेजी करने की आशु सर की तरफ से। दूसरा स्टॉक या फिर कोई और स्प्रेड सर? हाँ अनिल जी एक और स्प्रेड है। ईपीसीएल के अनिल जी 420 की इन द मनी पुट लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 17.5 रुपए। बीपीसीएल की 420 रुपए की इन द मनी पुट लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 17.5 रुपए। और इसके अगेंस्ट अनिल जी 400 की ही एक बेचनी है। 1:1 बियर स्प्रेड है ये 6.5-7 रुपए में। सो अनिल जी ये जो स्प्रेड बनेगा ऑलमोस्ट 11 रुपए पे बनेगा। 11 रुपए का मतलब है अनिल जी 409 रुपए का मेरा बीपीसीएल का फ्यूचर शॉर्ट हो गया। तो मैंने स्ट्रेट को अनिल जी बीपीसीएल का फ्यूचर, क्योंकि 430 पे एक बार सेल कॉल दी थी, वहां से नीचे आ गया है। अब जो नया शॉर्ट करना है अनिल जी वो इस तरीके से करना है कि मेरा लॉस अगर बीपीसीएल में कुछ न्यूज आ जाती है डाइवेस्टमेंट की या कुछ की,
तो मैक्सिमम 11 रुपए हद से हद हो, वो भी मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो। लेकिन नीचे में अनिल जी ये 11 रुपए की पुट फिर डबल हो सकती है, क्योंकि मुझे लगता है कि आगे पीछे करके अनिल जी इस एक्सपायरी में ये जो मैं कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर चुका हूँ कि 420 से भी नीचे मार सकता है, तो इसका पुट स्प्रेड बनाना है अनिल जी। फिर न्यूज फ्लो वाला स्टॉक है, डाइवेस्टमेंट वाली स्टोरी है, लेना और ये ट्रेड ऑप्शन के थ्रू ही करना है। दोनों ट्रेड अनिल जी बिल्कुल ऑप्शन के लिए, एक लॉन्ग है टाटा मोटर वाला बुल स्प्रेड और बीपीसीएल का पीएस स्प्रेड। ओके, ये तो टाटा मोटर्स बीपीसीएल पे बात हो गई। अब आप आए तो अच्छा, और भी कोई स्प्रेड कॉल है या हो गए सर? नहीं अनिल जी, स्प्रेड कॉल तो नहीं है। एक अपडेट और था, दीपांशु ने मुझसे 2 बार पिछले हफ्ते में पूछा था आईटी के बारे में, तो मैं वो बंद मुट्ठी वाला एग्जांपल देता था। तो अनिल जी वो बिल्कुल ट्रू हो गया कि ये तीसरे क्वार्टर में ऐसा हो रहा था कि सबको पता था कि रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं और वो कंफर्ट ट्रेड बना हुआ था, जिसके लिए मैंने ट्वीट भी किया कि इतना कंफर्ट ट्रेड पैसे नहीं देके जाएगा। अल्टीमेटली वही हुआ अनिल जी, इनफी वगैरह तो टेम्परेरीली, मतलब वो जो टाइमिंग की वाली बात है, बट आगे पीछे करके अनिल जी सेक्टर तो स्ट्रांग है ही। और अनिल जी मुझे आपसे एक और बात पूछनी थी जी। अच्छा अनिल जी, आप कुछ पूछ रहे थे, पहले एक बात। हाँ, मैं आपसे मार्केट का व्यू पूछ रहा था। मैंने कहा मार्केट आपको क्या लग रहा है वो पूछा हूँ। और इस बीच नितिन जी भी हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में है। नितिन जी भी हीरो या जीरो कॉल देंगे। उससे पहले जल्दी से एक बार मैं आपसे पहले मार्केट व्यू ले लूँ। बताएं आशु सर। अनिल जी मैं मार्केट व्यू देता हूँ, लेकिन नितिन जी के बाद मैं होल्ड करूंगा, मुझे और आपसे एक चीज पूछनी है, बात भी करनी है। तो अनिल जी मार्केट व्यू वही है जो अभी भी मैं अनिल जी वो लेवल्स बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, 14,400 और 15,000। ये 15,000 भी इंड्यूस करेगा, 14,400 भी इंड्यूस करेगा। इन दोनों में अनिल जी बहुत कंट्रोल रखना है। 14,400 टूटने के चांसेस कम है, लेकिन अनिल जी टूट गया तो वो 13,800 जा सकता है। उस दिन भी वॉल्यूम से टूटा, लेकिन फिर 14,400 के ऊपर खड़ा हो गया। लेकिन अनिल जी अब ये देखिए, मुझे जो आज एक चीज लगी ना कि पूरे रात भर 2 दिन तक 250 पॉइंट एसजीएक्स सुपर था, कल रात तक भी। कल रात और आज सुबह में अनिल जी ऐसी क्या चीज थी जो कल सारे दिन में थी और कल आज रात को चेंज हो गई, जो 250 बिल्कुल 50 पॉइंट नीचे में खत्म हो गया? तो अनिल जी ये जो चीज दिख रही है ना, ये कहीं ऊपर में स्ट्रेंथ सिग्नल नहीं देती है। तो ये थोड़ा सा मुझे और दे रहा है कि मतलब 14,400 पे कंफर्ट अभी इतना आ नहीं रहा अनिल जी। लेकिन मैं मतलब शॉर्ट नहीं कर सकते, जो मैंने ट्रेड बताया आपको वो स्पेसिफिक स्टॉक्स में ही है। तो ये है अनिल जी अभी मार्केट का व्यू। बिल्कुल। और इस बीच एक बार जल्दी से नितिन जी का हीरो या जीरो कॉल ले लिया जाए, क्योंकि वो आज ही के लिए और वक्त कम है। तो बिगुल के साथ नितिन जी का करते हैं स्वागत। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का। बताएं नितिन जी। अनिल जी 14,500 की पुट ऑप्शन जो 21 रुपए की चल रही है, इसको लेने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होंगे करीब करीब 5 रुपए का और टारगेट होगा 45 रुपीज का। 14,500 पे बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, तो वो एक रेसिस्टेंस दिख रहा है और उसी लेवल पे मार्केट आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि एक्सपायरी 14,500 के नीचे होनी चाहिए, प्रॉब्ली 14,450-60 की रेंज में आनी चाहिए। 14,500 की हम पुट ऑप्शन ले रहे हैं 21-22 में, टारगेट होगा 40 से 45, स्टॉप लॉस 5 रुपए। कि आज की एक्सपायरी का 14,500 का पुट ऑप्शन खरीदिए, 21 रुपए में मिल रहा है और यहाँ पर 5 रुपए का लगाइएगा स्टॉप लॉस, यानी कि आपके 15-17 रुपए की मैक्सिमम रिस्क है 45 रुपए, यानी कि ये जा सकता है 14,450-60 की तरफ और 14,450-60 की तरफ निफ्टी पहुंचता है तो आपके ये टारगेट 40-45 रुपए के 50 रुपए के जो है वो आ जाएंगे, तब आप प्रॉफिट बुक करिए। ये है नितिन जी की राय आपके लिए ऑप्शन खरीदने की। लेकिन नितिन जी निफ्टी पर तो ठीक है, बैंक निफ्टी के डेटा कैसे दिख रहे हैं? 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है, इस पर भी जरा राय दीजिए अपनी। जी एक्सपायरी वाइज जो लग रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी 32,000 के नीचे ही आनी चाहिए, यानी 32,000 के नीचे आनी चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ पे पुट ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, वो 31,900 की पुट ऑप्शन कर सकते हैं, जिसका प्राइस 58 रुपीज चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस होंगे करीब 30 रुपए के और टारगेट होंगे करीब करीब 90 से 95 रुपए का। बैंक निफ्टी में रेंज बाउंड मूवमेंट है, बट करंट सिचुएशन एकदम रेजिस्टेंस के आसपास है, 32,000 कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 32,000 के नीचे। परफेक्ट। तो ऊपरी स्तरों पर करें बिकवाली और निचले स्तरों पर आए तब करें खरीदारी, ये है राय नितिन जी की तरफ से। तो अब हाई रेंज पर है, जिनके ऊपरी स्तरों पर है 14,500 के आसपास ऊपर निफ्टी, यहाँ पर पुट खरीदने की राय है। आज हीरो या जीरो ट्रेड के तौर पर 14,500 का 21 रुपये में और 5 रुपये का स्टॉप लॉस और 45 रुपये के टारगेट के लिए करनी है आपको यहाँ पर खरीदारी। आइए आशु सर हमारे साथ हैं। आशु सर बताएं और कोई ओपिनियन किसी स्टॉक पर या कोई स्प्रेड देना चाहते हैं? जी अनिल जी, आपसे एक डिस्कशन करना चाहता था। वैसे तो कल आना था मैंने कहा, लेकिन अब आज मौका मिला तो कर लें। आपने कल अनिल जी बहुत अच्छी स्टडी बताई थी डॉलर की, कि जो 72-73 पे अगर एफआईज बेच रहे थे तो अब डॉलर टर्म्स में 75 हो गया, तो
तो अब बेचने में उनको 5 से 8% का डॉलर टर्म्स में लॉस होता है, विच इज नॉट राइट। तो अनिल जी मुझे लगता है कि मतलब शायद वो कॉल 75 की थी और इसीलिए वो 72-73 के लेवल पे कांस्टेंट सेलिंग आ रही थी। पर अनिल जिस तरह से डॉलर की स्ट्रेंथ दिख रही है और डॉलर ने ब्रेकआउट दिया है, तो अगर ये 78-79 की तरफ जाता है तो आज जो हम बात कर रहे हैं 75 पे, शायद वो जो 75 रुपीज के रेट पे बेचे वो 78 पे हम फिर ये बात कर रहे हो कि 5-6% का उनका तो मुनाफा डॉलर टर्म्स में हो गया। तो हाइंडसाइट पे पता चलेगा। तो अनिल जी डॉलर पे भी नजर रखनी है और मुझे लगता है कि एफआई जो डॉलर है अगर 78-79 जाता है तो एफआई की सेलिंग 75 रुपीज पे भी रह सकती है। और सेम जो लॉजिक आपने 72 वर्सेस 75 दिया था, शायद 75 वर्सेस 78 भी देंगे। तो आपका इस पे क्या कहना है? हाँ पॉसिबल है। देखिए डॉलर का मैं विशेषज्ञ हूँ नहीं, मैं तो डॉलर गिरने के बाद विश्लेषण कर सकता हूँ कि गिरा ये हो सकता है। अगर 79-78 हो जाए तो अलग बात है। तो फ्रेंकली करेंसी का मैं एक्सपर्ट हूँ नहीं, तो मेरे लिए बोलना मुश्किल है कि वाकई में 78-79 हो सकता है या नहीं। लेकिन हाँ अगर हो सकता है तो फिर तो 75 पे भी बेचना अट्रैक्टिव हो गई नेचुरली, क्योंकि 4-5% का कुशन कम से कम और बन जाता है एफआईज के लिए। तो ये कॉल मेरे लिए मुश्किल है करेंसी पर लेना कि क्या है क्या नहीं। लेकिन अगर करेंसी खराब लग रही है कि 78-69 पर, फ्रेंकली अगर बिना किसी विश्लेषण के गट फीलिंग पे आप मुझे पूछेंगे कि क्या रुपया 78-79 हो जाएगा, तो मेरा जवाब होगा स्ट्रांगली ना। गट फीलिंग, मैं इसका कोई बेस नहीं है, खाली आपने पूछा इसलिए जवाब दे रहा हूँ। बाकी मैं बोलता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि 78-79 इतना करेंसी गिरना चाहिए, बट फिर तो भगवान जाने क्या हो क्या। अनिल जी आपकी और मेरी गट फीलिंग का रेट 80% प्लस है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। थैंक गॉड ना हो तो बेटर है, क्योंकि देखो आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ठीक है फिलहाल बेहतर ये है कि जो अगर 79 करेंसी होना ही है तब तो फिर मार्केट का क्या होगा भगवान ही जाने। देखते हैं ये शायद तभी हो सकता है जब कुछ ब्याज दरों में बदलाव करे आरबीआई, ऐसा कुछ हो जाए तो अलग बात है। चलिए देखेंगे। आशुष सर बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह आपसे जी कल फिर आपसे मुलाकात होगी। फिलहाल बाजार ट्रेड करते हुए शांत एकदम, निफ्टी और सेंसेक्स पर। बैंक निफ्टी 150 पॉइंट मजबूत है। दीप तैयार है अपने 2:30 बजे के डेटा, आप बिल्कुल बजा दें। बिल्कुल सर, इंतजार था आपकी स्ट्रैटेजी का। चलते हैं अनिल जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी ग्लोबल मूड माहौल में तो कुछ बदलाव नहीं है सर, अच्छा ही एक्शन है। कल नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद आप देखिए डाउ फ्यूचर्स वहां पर भी पॉजिटिविटी बनी हुई है, 100-125 अंकों की तेजी है। नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर आपको दिख रहे हैं। यूरोप में अच्छी शुरुआत हुई है सर, 0.5% की तेजी है। हालांकि वहां पर भी कोरोना मामलों को लेकर कुछ चिंताएं हैं, स्पेशली जर्मनी में, पर यूके में रेस्ट्रिक्शंस कम कर दी गई हैं और वहां के बाजार 0.5% ऊपर दिख रहे हैं। एशिया में हांगकांग, चाइना, यहां पर थोड़ा प्रेशर था और जापान एकदम फ्लैट क्लोज हुआ। और तेजी के बाद आज कच्चा तेल थोड़ी सी कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो पॉजिटिव ही ग्लोबल क्यूज है सर, कोई कुछ मूड माहौल बदला नहीं है। बताएं क्या करना चाहिए हमें? दीप रेंज बाउंड रहेगा मार्केट। देखिए ग्लोबल मार्केट्स, एफआईज की रुकती हुई बिकवाली ये बाजार को ज़्यादा गिरने नहीं देंगे और कोरोना के बढ़े हुए आंकड़े 2-2 लाख के आपको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे। तो आपका जिस तरह का व्यू है दोनों तरफ का मौका मिलेगा, लेकिन इस दोनों तरह के मौके में आपको रेंज पे ट्रेड करना है। क्योंकि आज हफ्ते की एक्सपायरी, तो मैं पहले अपना व्यू आज 3:30 बजे तक का आपको दे दूँ कि 3:30 बजे तक क्या दिख रहा है, पहले वो बता दूँ। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1, निफ्टी को देखें 14,500 के कॉल पर 60 लाख शेयर हैं, उसमें से 41 लाख शेयर आज ही जुड़े। तो दीप ज़्यादा संभावना ये है इन डेटा को देखते हुए कि 14,500 के ऊपर एक्सपायरी होना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। कॉल राइटर वहाँ पर बैठा है, फिर भी मुश्किल है, असंभव नहीं। असंभव कब नहीं है? जब 3:05 के पहले निफ्टी 14,500 को पार करके टिक जाए। हम 2-3 बार प्रयास कर चुके हैं, 14,500 से 14,525 की रेंज में जाते हैं, वापस फिसल जाते हैं। तो 14,500 14,525 की रेंज को पार करके अगर टिक गए 3:05 के पहले तो फिर आपको एक्सपायरी बढ़िया मिलेगी और तब वो एक्सपायरी 14,550, 75, 14,600 तक की भी मिल सकती है। तब एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आपको ऊपर ले जा सकती है। और वो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग कितनी होगी वो भी बता दूं। 14,500 के ऊपर निकलने पर कॉल राइटर्स 1 करोड़ 2 लाख शेयर कॉल राइटर्स जो आज की एक्सपायरी वाले हैं वो कॉल बेचकर बैठे हैं, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 14,400 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होगी, ये भी आप इत्मीनान रखें, क्योंकि 14,400 के पुट ऑप्शन पर 54 लाख शेयर हैं, जिसमें से 33 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। तो अभी तक जो डेटा मुझे नजर आ रहे हैं वो डेटा ये कह रहे हैं कि 14,400 14,500 इस रेंज में एक्सपायरी होनी चाहिए।
14,500 से ज़्यादा 15-20 पॉइंट 14,520-25 भी गिन सकते हैं, थोड़ा 15-20 पॉइंट प्रीमियम के हिसाब से एडजस्ट होता है। बट ब्रॉडली वायदा कारोबार के डेटा न 14,400 के नीचे की एक्सपायरी की ओर इशारा कर रहे हैं, न 14,500 की, लेकिन चूंकि एक्सपायरी का दिन है और बैंक निफ्टी मजबूती के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, अगर इसने निफ्टी को खींच लिया तो 3:05 तक नजर रखिए। अगर 14,500 के ऊपर टिक गया तो फिर 14,550 तक की जगह बनेगी, हालांकि संभावना मुझे थोड़ी कम दिखती। पॉइंट नंबर 1। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के केस में 32,000 मेक और ब्रेक लेवल है और उसके आसपास ही बैंक निफ्टी बार बार वक्त बिता रहा है। अभी तक जो डेटा है वो डेटा सेम निफ्टी वाली सिचुएशन है। अगर निफ्टी 14,500 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत नहीं दे रहा तो बैंक निफ्टी भी 32,000 के ऊपर एक्सपायरी के संकेत नहीं दे रहा है। उसका रीज़न ये है दीप कि 32,000 के कॉल पर 20 लाख शेयर हैं, 13 लाख शेयर आज ही जुड़े हुए हैं और यह आज ही एक्सपायरी होनी है। तो ज़्यादा संभावना है कि 32,000 का कॉल लेटर कोशिश करेगा इसे रोकने की। लेकिन फिर भी अगर 3:05 तक फिर से 32,000 के पार निकलकर टिक गया तो फिर आप 32,200 से लेकर 32,325 तक की एक्सपायरी देख सकते हैं। फिर 200 से 325 पॉइंट ऊपर तक का एक बड़ा मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है अगर आप 3:05 तक 32,000 के ऊपर टिके। फिलहाल डेटा ये बता रहे हैं कि उसके ऊपर एक्सपायरी होने की संभावना कम है और नीचे तुरंत सपोर्ट 31,800-700 के आसपास है। तो 31,700 32,000 फिलहाल ये रेंज नजर आ रही है। देखते हैं डेटा और मार्केट क्या कोई एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करता है या फिर ठंडा रहता है। शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करने के लिए आपके पास सबसे बढ़िया 2 कारण हैं, एक तो वायदा कारोबार की एक्सपायरी का दिन हफ्ते का और दूसरा मजबूत होते हैं डाउ फ्यूचर्स। और कमजोरी के लिए आपके पास कॉल राइटर्स जो खड़े हैं 14,500 और 32,000 पर, वो ऊपर टिकने नहीं दे रहे। तो कश्मकश है, बढ़िया वाली है, बड़ा मुंह दिखाने की तैयारी में है। जो भी हो, निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर या नीचे, आमतौर पर कई बार हम ये कहते हैं कि एक्सपायरी के दिन आपको बहुत छोटा सा ट्रेड होकर रह जाएगा, लेकिन अभी के ट्रेड को ऐसा देखकर लग रहा है निफ्टी 50 पॉइंट के मूव के लिए तैयार है और बैंक निफ्टी 200 से 250 पॉइंट के मूव के लिए तैयार है किसी भी एक तरफ। तो अगर 3:05 तक 32,000 के ऊपर टिकता है बैंक निफ्टी और 14,500 के ऊपर टिकता है निफ्टी तो 50 पॉइंट निफ्टी, 200 पॉइंट बैंक निफ्टी आराम से बढ़ने को तैयार है और घटता है तब भी ये मूव आ सकता है। तो इस पर नजर रखिए। जी दीप। क्लियर है सर। तो बाजार मूव के लिए तैयार है, कौन सी डायरेक्शन में मूव आती है ये देखना जरूरी रहेगा इस समय बाजार के लिहाज से, और क्या इस रेंज के बाहर हम निकल पाएंगे एटलीस्ट एक्सपायरी तक की नहीं। ठीक है, इंटरेस्टिंग एक्शन है सर और निफ्टी वापस पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए दिख रहा है। नजर रखते हैं ये इस बाजार में आप कहां पर मूव आते हुए दिखेगी। कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छा एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। श्रीकांत जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्रीकांत जी, एक कैश स्टॉक से शुरुआत करते हैं, CESC। जरा इसके चार्ट देखिए, अभी अभी एक स्पाइक आते हुए दिखा है काउंटर पे, क्या चल रहा है CESC पर सर? देखिए, वैसे पैटर्न अगर देखा जाए तो काफी क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एक साइडवेज पैटर्न बना है और उस साइडवेज पैटर्न का अगर कोई एक स्पेसिफिक अगर हम लोग आउटकम देखते हैं तो वो ये आता है कि या तो ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 20-25 रुपया बढ़ता है या तो 15 से 20 रुपया गिरता है। मुझे लगता है कि 610 के ऊपर ये स्टॉक एक बार वापस 630 के लेवल्स को दिखा सकता है और चूंकि मार्केट एक साइडवेज हो गया है तो मुझे लगता है जो एक्शन अभी आएगी वो इन्हीं स्टॉक्स में आ सकती है। तो करंट लेवल से CESC में मुझे लगता है कि एक बार 630 तक की एक हमें अपसाइड एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इस पर्टिकुलर मार्केट में अगर फोकस करना है तो यहाँ पे एक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज करके जो स्टॉक है उसमें काफी अच्छा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन रहा है और मुझे लग रहा है कि बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहाँ से एक बार 1730 या 1750 के लेवल्स दिखा सकता है। इसमें फॉर्मेशन काफी तगड़ा बना हुआ है तो 1670 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को लेके लॉन्ग कर सकते हैं और CESC के लिए 630 के टारगेट्स रख सकते हैं। ओके, तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर रखे नजर। श्रीकांत जी को पसंद आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हिमांशु जी भी इसके बारे में बात कर रहे थे। आइए चलते हैं हिमांशु जी के पास। एक और कॉल दे रहे हैं हिमांशु जी बिगुल BTSTT का। बताएं हिमांशु जी। हिमांशु जी, एक और स्टॉक जो कैश सेगमेंट का जो मेरे रडार पर आया है, स्टॉक है शांति गेयर्स। स्टॉक लगभग 137-138 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है दीपांशु जी। बहुत ही स्ट्रांग यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट इंट्राडे चार्ट्स में यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है 136 रुपए के ऊपर। और स्टॉक जिस हिसाब से पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेशन दिखा रहा है, मुझे लगता है कि एक अच्छी बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार है।
करंट लेवल्स पे खरीदारी की राय है 131 के स्टॉप लॉस के साथ। पहला टारगेट 145 रुपए का, दूसरा टारगेट 150 रुपए का शांति गियर्स में देखने को मिल सकता है। ओके, तो शांति गियर्स पर रखिए नजर, इस काउंटर पर भी एक्शन आते हुए दिख रहा है। जैन साहब, ये तो आपके जैन के जेम्स में भी आपने रेकमेंड करा हुआ है शांति गियर सर? यस, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। इनफैक्ट 100 रुपए 105 रुपए के लेवल्स पे रेकमेंड किया था, और तब देखिए माहौल भी अजीब सा ही था उस टाइम पे, स्टॉक्स रेकमेंड करने में भी डर लगता था, अगस्त का महीना था। बट यस, बहुत बढ़िया है, और मेरे हिसाब से डिक्लाइंस पे बिल्कुल बाय करना चाहिए। और अभी जब हिमांशु जी ने रेकमेंड कर ही दिया है तो और भी चलेगा ही। बट ओवरऑल इट्स अ फैंटास्टिक ग्रुप कंपनी, मतलब, और प्लस ऑटो इंसुलेटर्स में थोड़ा सा हो सकता है कि एक बार अभी माहौल थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, तो इसलिए बहुत एग्रेसिवली मैं राय नहीं दे पा रहा हूँ। बट यस, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है। ओके, तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति है। जैन साहब ने अपने जेम्स में इसे रेकमेंड करा है। हिमांशु जी भी आपको एक ट्रेडिंग कॉल दे रहे हैं। नजर रखिए इस काउंटर पर 150 रुपए के लेवल से आने की तैयारी में दिख रहा है। शांति गियर्स पर नजर रखिए, पर नजर रखिए भारती एयरटेल पर। लगातार खबरों के दम पर एक्शन में तो आते रहता है। एक बार देखते हैं फिर से क्या यहाँ पर और एक्शन बन सकता है कि नहीं। बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज कंपनी कर रही है, इसके बारे में कुछ और डिटेल्स जानते हैं कुशल के साथ। कुशल, बताए क्या प्लान है यहाँ पर भारती के? बिल्कुल, काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे हैं भारती एयरटेल के लिए। दीपांशु, अगर आप देखें तो कंपनी ने नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर का ऐलान किया है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। खासकर डिजिटल एंगल को लेकर कंपनी की जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वहाँ पर बड़ा फोकस आ रहा है कंपनी का, और साथ ही जो वैल्यू अनलॉकिंग होगी इस पर बड़ा फोकस है। क्योंकि अगर कोई निवेशक जो है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर्स भी है, अगर वो डिजिटल पोर्टफोलियो में अपने पैसे लगाना चाहता है, जैसा कि आपने रिलायंस के केस में भी होता हुआ देखा, रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो 2019 में जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ का ऐलान किया था, उसके बाद कहीं ना कहीं काफ़ी सारे फंड इन्फ्लोज वहाँ पर आते हुए नजर आए थे। तो ऐसी एक्सपेक्टेशंस एनालिस्ट लगाकर चल रहे हैं कि भारतीय एयरटेल में भी ऐसा कुछ हो सकता है, और इस वजह से इन्होंने 4 वर्टिकल्स में अपनी जो नए कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग की है वो ये है कि पहला तो डिजिटल वाला है। तो जो भारतीय एयरटेल है वहाँ पर इनकी जो डिजिटल एसेट्स है वो उसमें इंक्लूड होती हुई नजर आएंगी, जहाँ पर आप देखिए एयरटेल एक्सट्रीम, एयरटेल थैंक्स, जो विंक म्यूजिक और भी जितने सारे इनके डिजिटल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है वो एक पोर्टफोलियो में आते हुए नजर आएंगे। दूसरा है इंडिया लेवल पे जो भी इनका ब्रॉडबैंड जो टेलीकॉम का कारोबार है वो दूसरे एक सेपरेट हेड में आता हुआ दिखेगा, और नई सब्सिडरी एयरटेल लिमिटेड में यहाँ पर इनके जो भी मोबाइल, ब्रॉडबैंड और एंटरप्राइजेस कारोबार है वो आते हुए दिखेंगे। साथ ही जो डीटीएच कारोबार है वो अभी एयरटेल लिमिटेड के अंदर ही रहेगा भारतीय टेलीमीडिया के हिसाब में, और एयरटेल पेमेंट्स बैंक लिमिटेड वो भी भारतीय कारोबार का ही अभी हिस्सा बना हुआ रहेगा। उसके बाद उसको फर्दर कहाँ पे जो है रिस्ट्रक्चरिंग की जाएगी वो देखना होगा, बट अभी की जो डिटेल्स है वो ये निकल कर आ रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखें तो आपको पता ही है कि जो एयरटेल अफ्रीका है वो कंपनी का ऑलरेडी वो उधर उनकी सब्सिडियरी है। साथ ही अगर आप स्पेसिफिकली जो भारतीय एयरटेल लंका प्राइवेट लिमिटेड है और साथ ही जो बांग्लादेश की एंटिटी है वो इनके इंटरनेशनल कारोबार के अंतर्गत आती हुई दिखेगी। और चौथा जो वर्टिकल है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का। आप देखिए जो इंडस टावर इनका है, और साथ ही जो डेटा सेंटर का कारोबार है एनेक्स्ट्रा डेटा लिमिटेड में, वो इसके अंदर आता हुआ नजर आएगा, जो कॉमनली शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क डेटा है इनका। तो ये 4 बड़े वर्टिकल्स हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए जो ब्रोकरेज हाउस क्रेडिट स्विस की राय है वो भी काफी बेहतरीन रही है। आउट परफॉर्म की रेटिंग उन्होंने बरकरार रखी है, और 775 रुपए के टारगेट वो भारतीय एयरटेल के लिए सुझा रहे हैं। तो भारतीय एयरटेल इस वजह से है सुर्खियों में, बेहतरीन रिस्ट्रक्चरिंग की घोषणा की है कंपनी ने, और उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त एक्शन आता हुआ। आइए, एक और स्टॉक है जबरदस्त एक्शन के लिए तैयार, जिसको एक्शन तो करना चाहिए कल, लेकिन कुणाल जी और राकेश जी से रुका नहीं जा रहा, इसलिए कल का काम आज ही करते हुए जो स्टॉक कल चलने वाला वो आज बता रहे हैं। पिक ऑफ द डे। बताएं सर। अनिल जी, हमारा पिक ऑफ द डे है फिलिप्स कार्बन। इसको पहले भी 1-2 बार रिकमेंड करा है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ये भी बड़ी तेज दौड़ लगाने के लिए, उछाल लगाने के लिए तैयार है। फिलिप्स कार्बन पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी।
अनिल ये जो पूरा ग्रुप है आरपीजी संजीव गोयनका ग्रुप, अनिल जी सारे स्टॉक्स एक एक करके ब्रेकआउट दे रहे हैं। सीएससी में अभी अभी ब्रेकआउट हुआ है और अब बारी है फिलिप्स कार्बन ब्लैक की। बिल्कुल सपोर्ट से टकराकर स्टॉक में बाउंस आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक 215 रुपए के पहले लेवल के लिए तैयार हो रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस आपको रखना है 196 रुपए पर, 196 के स्टॉप लॉस से बाय करें। पहला टारगेट होगा 212 रुपए का, दूसरा टारगेट 219 रुपए का, तो 212, 219 के टारगेट के लिए फिलिप कार्बन ब्लैक में खरीदारी कराएं। कार्बन ब्लैक वाले सारे स्टॉक्स बेहद मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं और फिलिप्स कार्बन ब्लैक भी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। मिड सेशन से जो रफ्तार पकड़ी है वो दिन के हाई पॉइंट पर अब 200 के पार निकलता हुआ ये शेयर। जैन साहब, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, गोवा कार्बन, ऐसा कोई शेयर है आपके रडार में जो पसंद हो आपको? जी बिल्कुल है। देखिए फिलिप्स कार्बन तो इनफैक्ट रेकमेंड किया ही था जब लास्ट वीक भी बात हुई थी इसके ऊपर। सो फंडामेंटल्स आर फैंटास्टिक, वो है। और फिर एक मेरा एक छोटा स्टॉक है, जनरली मैं जेम्स में भी दे चुका हूँ और बात भी कर चुका हूँ, एमएनसी स्टॉक है पैनासोनिक कार्बन, बट चूंकि ज्यादा डिस्कशंस में नहीं रहता है। बट सबसे बढ़िया बात है डाउनसाइड भी नहीं और अपसाइड बहुत ज्यादा बड़ी पहले 2018 में दिखाया हुआ है, तो उस हिसाब से मुझे पैनासोनिक कार्बन 400 सवा 400 के लेवल्स पे बहुत सस्ता लगता है, तो वहां पे ध्यान दे। बट यस फिलिप्स कार्बन मुझे लग रहा है कि और यहाँ से कम 225-30 के टारगेट के लिए बिल्कुल बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाएं और इन लेवल्स पे भी ले सकते हैं। ओके, इन लेवल्स पर भी कर सकते हैं खरीदारी। 6.5% की दमदार मजबूती फिलिप्स कार्बन ब्लैक में 215 के टारगेट के लिए कुणाल जी राकेश जी की राय खरीदारी की और ये स्टॉक भी जबरदस्त एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। एक और स्टॉक है जो जबरदस्त एक्शन में और एक्शन जितना करना था वो कर चुका और कर नहीं पाएगा, लेकिन सिर्फ आज, और वो है 5 पैसा कैपिटल, क्योंकि 20% का लग चुका है अपर सर्किट। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि ये सर्किट लगा क्यों। देवांशी ये तैयार बताने के लिए। देवांशी, क्या हो गया? 5paisa.com नाम तो 5 पैसा और सर्किट है 20% का। बिल्कुल अनिल जी, आप देखिए आज जब हम सुबह खबरें भी देख रहे थे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये खबर आती हुई दिखी थी कि कंपनी की बोर्ड की बैठक थी जब छुट्टी थी और इस बीच कंपनी के बोर्ड ने फंड रेजिंग को मंजूरी दे दी है, यानी कि इक्विटी और वारंट्स के जरिए 250 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी बोर्ड से मिल चुकी थी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उन्होंने 70% के प्रीमियम पर ये पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है और उसमें भी आप देखिए प्रमोटर्स भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 4 बड़े फंड्स हैं जो यहाँ पे इक्विटी के जरिए निवेश करते हुए दिखेंगे। इसमें आप देखिए जो पूंजी जुटाने वाले हैं वो 500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर पूंजी जुटाने की योजना है। आप देखिए ट्यूसडे को जब हम गए थे तब 290 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव पर ये स्टॉक क्लोज होता हुआ दिखा थे, तो करीब 70% के प्रीमियम पर यहाँ पे पूंजी जुटाने की जो मंजूरी है वो बोर्ड ने दे दी थी। 38 लाख शेयर्स जो हैं वो इक्विटी के जरिए अलॉट किए जाएंगे और वहाँ से करीब 190 करोड़ जो है वो जुटाने की योजना है और प्रमोटर्स के जरिए उनको वारंट्स दिए जाएंगे जो कि कन्वर्टेबल होंगे, वो भी 500 रुपए प्रति शेयर के भाव पर है और वो 12 लाख कन्वर्टेबल वारंट्स दिए जाएंगे और वहां से 60 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी मिली है। तो कुल मिला के 250 करोड़ जुटाएगी, लेकिन जो प्राइस था वो काफ़ी अच्छा था और इसी के चलते आज 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिखा। वर्ल्ड फेरी, रिमको इंडिया, FIH, मॉरिशियस इन्वेस्टमेंट जैसे बड़े नाम आते हुए दिख रहे हैं और जो प्रमोटर्स हैं वो खुद भी यहाँ पे जो शेयर वारंट्स है वो खरीदते हुए दिख रहे हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। जब हमने एनालिस्ट से भी बात की तो उनका यही कहना था कि जो ये ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो काफ़ी अंडर वैल्यूड हैं, जो अनलिस्टेड प्लेयर्स हैं वो काफ़ी प्रीमियम पर हैं और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि इतने ऊंचे भाव पर शायद ये जो पूंजी जुटानी है वो बोर्ड ने मंजूरी दी है। ओके, तो ऊंचे दाम पर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने की तैयारी और यही वजह है कि स्टॉक 20% के सर्किट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 5 पैसा ये है आपके लिए स्टॉक, क्योंकि सर्किट पर है इसलिए फिलहाल कोई खास राय लेने का मतलब बनता नहीं है, तो इस स्टॉक पर रखिएगा नज़र बाजार पर रखिए। 14,500 के पार निकलकर 3 बजे के पहले अब टिकने की तैयारी होती दिख रही है निफ्टी की। निफ्टी पहले मजबूती के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी अब भी 32,000 के आसपास। ये देखते हैं किस तरह का आगे का रुझान रहता है, लेकिन 3 बजे आइए देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स बैन में वापस से आने को तैयार है। अभी तो पूरा मैदान खाली है, एक भी स्टॉक बैन में नहीं। आज सेल बाहर निकला था, आगे क्या होगा बताने के लिए तैयार है आशीष। बड़ा सवाल यह है कि आशीष, जिस बात के लिए जाना माना जाता है सेल, आमतौर पर बैन में रहने के लिए एक आध दिन के लिए कभी मूड हुआ तो घूमने के लिए बाहर आता है और वापस नेक्स्ट डे चला जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हो रहा है। यही हो रहा है अनिल जी, बिल्कुल परफेक्ट बताया आपने। फिर से 106% हो गया मार्केट वाइड पोजीशन। ओहो, एक ही दिन में।
तो ये तो निश्चित है कि बैन में तो आना ही है सेल को दोबारा, निकला ही था एक ही दिन के लिए और फिलहाल देखिए तो 106% आ गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। सेल तो बैन में आएगा, लेकिन नजर रखें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, ये भी बॉर्डर लाइन पर है, 94% है। जब तक 95% के पार पोजीशंस नहीं जाती तब तक ये बैन में नहीं आएगा, लेकिन नजर रखेंगे इंडिया बुल्स पर। अच्छा, इंडिया बुल्स भी बैन में जाने को तैयार है? हाँ, 94% आ गई अनिल जी। ओह, 95 पे तो आ ही जाएगा जी। इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, बैन में सेल तो आएगा ही, आई बुल डावाडोल है, आ भी सकता नहीं भी आए। तो मजे की बात है, सेल बैन में आएगा तो लॉन्ग पोजीशन की वजह से, और आई बुल हाउसिंग आएगा तो शॉर्ट पोजीशन की वजह से। आइए इसी पर राय ले ली जाए एक बार जल्दी से। जरा सेल के चार्ट देखिए वागले साहब और दीजिए अपनी राय। साइडवेज होगा, लेकिन अभी भी मोमेंटम बरकरार है। 92.30 का भाव है। मेरा मानना है 95-96 तक ये एवरेज 1 से 2 दिनों में जाना चाहिए, मे बी इवन 97 तक जा सकता है। आपका स्टॉप लॉस 89 का होना चाहिए कोई भी लॉन्ग पोजीशन पे, और आपका टारगेट 97 का होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए सेल में राय है। और आईबुल हाउसिंग, श्रीकांत जी, ये भी बैन में जाने की तैयारी में, शॉर्ट्स काफी बने हैं, जिनकी पोजीशन है उन्हें क्या करना चाहिए? अनिल जी देखिए, यहाँ पे एक मोमेंटम बेस्ड सेलिंग बना हुआ है, और अगर ये वापस बैन में अगर जाता है तो मुझे लगता है कि वापस इसमें बिकवाले का दौर आ सकता है। और वैसे भी उसने 161 के जो लो किए हैं वहां से मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में एक बार ये 155 या 150 के लोज दिखा सकता है। तो कोई भी यहाँ से अगर जंप अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि उसे एज अ अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट करके चले, क्योंकि इसमें भारी भरकम बिकवाली हुई है, और 173, 172 उस लेवल्स के करीब बड़ा रेजिस्टेंस है। तो 173 के स्टॉप लॉस के साथ इसे शॉर्ट करके चले, 150 के टारगेट के लिए ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईबुल के ऊपर। ओके, तो ये है आईबुल के लिए आपके लिए शॉर्ट करने की राय श्रीकांत जी की तरफ से आती हुई। देखिए, कमजोर स्टॉक बैन में जाने की तैयारी में। आइए अगला बिगुल है हिमांशु जी के लिए BTST का। बताएं हिमांशु जी, कौन सा स्टॉक चुना है आपने? अनिल जी, एक और कैश स्टॉक मैं कहूंगा कि यहाँ पर रडार पर आया है। स्टॉक का नाम है KSCL, कावेरी सीड्स। काफी स्ट्रांग मैं कहूंगा अनिल जी, यहाँ पर मार्केट के अगेंस्ट स्टॉक ने अपने आप को होल्ड किया है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट जस्ट अभी 558, 560 रुपए के ऊपर देने में भी यहाँ पर स्टॉक कामयाब हुआ है। मुझे लगता है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म 572, 580 रुपए के 2 टारगेट्स KSCL में आज या कल तक के सेशन में देखने को मिल सकते हैं। 553 रुपए का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अनिल जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ 2 से 3 दिन पहले शायद जी पर ही एक स्टोरी कवर हुई थी, कुछ कॉटन से रिलेटेड, कुछ इंपोर्ट की, मैं पूरी तरह से याद नहीं कर पा रहा हूँ, और उसका बेनिफिशियरी क्लियर कर KSCL रहेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पर चार्ट्स पर भी एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि 580 के ऊपर के लेवल्स दिखाने के लिए स्टॉक बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल, हमने कुछ समय पहले बात भी करी थी कि किस तरह से कॉटन प्राइसेस में बढ़त आ रही है, और कावेरी सीड पर आपको रखनी चाहिए नज़र। बायर क्रॉप एक और स्टॉक था जिसके लिए अच्छी खबर आ रही थी। कॉटन के दाम सरकार ने बढ़ाए थे और इसके लिए नोटिफिकेशन आया था। तो BG2 कॉटन वेरिएंट होता है, वहां पर सरकार ने दाम बढ़ाए थे, 730 से बढ़ाकर 767 कर दिए गए थे। मार्च के अंत में ये खबर हम आपके लिए लेकर आए थे, जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव थी। और वहां से देखिए स्टॉक्स पर फायदा, कावेरी सीड और बायर क्रॉप, इन 2 कंपनीज को फायदा होना था इस एक्शन की वजह से। बट रिटेल स्टॉक्स पर कुछ एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। वी-मार्ट पर नजर डालिए, 10% का उछाल आया है। डी-मार्ट पर नजर डालिए, वहां पर भी अच्छा एक्शन बन रहा है। और ट्रेंट एक और काउंटर जहां पर आपको पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिख रहा है। तो रिटेल स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, वहां पर एक्शन बन रहा है। ट्रेंट, जरा इस पर नजर डालें श्रीकांत जी, क्या चल रहा है इस काउंटर पर? अभी अभी हम देख रहे हैं कि रिटेल काउंटर्स पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। फिलहाल अभी अभी एक स्पाइक आया, निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखा रहा है। ट्रेंड पर कोई राय? इनफैक्ट दीपांशु, अगर ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें काफी बड़ी बिकवाली बनी थी, और मुझे लगता है कि अभी पिछले 3-4 दिनों में जैसे कि मार्केट में भी एक जो शॉर्टिंग का सिनेरियो बनता है और उसमें से जो मार्केट रिकवर हो रहा है, अभी मुझे लगता है कि शायद इन सब स्टॉक्स में एक शायद या तो वैल्यू बाइंग आ रही है या तो इनमें शॉर्ट कवरिंग हो रहा है। लेकिन ट्रेंड को देख के तो एक बात क्लियर है कि पिछले 4 या 5 दिन के जो हाइज थे उसे इसने क्रॉस किया है, तो एक शॉर्ट टर्म डेफिनेट बाय पोजीशन बनेगी इसमें। 740 वाला स्टॉक एक बार 770 के लेवल्स दिखा सकता है।
तो करंट लेवल से भी इसे लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस एट 725। और मुझे लगता है कि डीमार्ट में भी अच्छी तेजी बनेगी, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखें तो दीपांशु, मैंने पिछले इनफैक्ट 10-12 दिनों के चार्ट का देखा है पैटर्न, वहां पे लगता है कि एक क्लियर कट रेक्टेंगल फॉर्मेशन बना है, सीलिंग एब्जॉर्ब हो चुकी है और स्टॉक वापस एक बार 2950 से लेकर 2975 के लेवल्स को दिखा सकता है। तो तीनों में तेजी है, लेकिन अगर तेजी करनी है तो मुझे लगता है कि बिल्कुल करंट लेवल से ट्रेंड को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, तो ट्रेंड ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ट्रेंड एवेन्यू सुपरमार्ट्स दोनों पर रखिए नजर। वी मार्ट एक और काउंटर है जहां पर आपको उछाल आते हुए दिख रहा है। दिन की ऊंचाई पर बाजार वापस आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी 14,550 के ऊपर, निफ्टी बैंक पर भी अच्छी तेजी बन रही है 32,100 के ऊपर 350 अंकों की तेजी के साथ। तो बाजार में एक्शन है भरपूर और नजर रखिए इस स्पेस पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज हमारी नजर है। आईटी स्टॉक्स पर हम बात कर रहे हैं। विप्रो के नतीजों का इंतजार है, साथ ही माइंडट्री, इसके नतीजे कल आने वाले हैं। एक बार कुशल से इनके बारे में भी जान लिया जाए। कुशल बताएं, माइंडट्री के साथ क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस बार? बिल्कुल, और माइंडट्री के जो नंबर्स हैं वो भी कमजोर साइड पर रहने का अनुमान है, क्योंकि वेज हाइक से ये कंपनी भी करती हुई नजर आएगी और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट इनकी मार्जिन्स पर आपको आता हुआ दिख सकता है। 19.6% से घटकर 17.8% के मार्जिन्स कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की डॉलर आय अगर आप देखें तो यहाँ पर जो रिटेल और ट्रैवल और हाईटेक वर्टिकल है, यहाँ पर वापस से जो इनकी रिकवरी हो रही है आय में, उस वजह से थोड़ी सी पॉजिटिविटी इधर रहेगी और इसी एस्पेक्ट से आप देखिए करीब 5.1% की बढ़त जो है हम इनकी डॉलर आय में एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। साथ ही कंपनी की अगर आप मुनाफे की तरफ नजर डालें तो वहां पर जो अन्य आय है उसकी घटने की वजह से कहीं ना कहीं इनके मुनाफे पर असर पड़ सकता है और करीब 8% का गिरावट के साथ 300 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज कर सकती है। अब आगे के लिए देखना जरूरी होगा कि किस तरह से जो नई डील विंस है वो किस तरह की पाइपलाइन ये बताते हैं और खासकर जो इनका ट्रैवल वर्टिकल है जो काफी बड़ा रेवेन्यू शेयर इनका होल्ड करता है, उस पर आगे के लिए क्या कमेंट्री है ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा माइंडट्री के हिसाब से। तो यह है माइंडट्री के नतीजे से उम्मीद, लेकिन बाजार उम्मीद के मुताबिक मजबूत मुंह दिखाता हुआ और 2:30 बजे हम 2:40 पर यही बात कर रहे थे कि 50 से 75 पॉइंट की तेजी के लिए, कि 50 से 75 पॉइंट के मुंह के लिए निफ्टी तैयार हो रहा है और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट के मुंह के लिए, तो वो मुंह आप देख सकते हैं करीबन 125 पॉइंट का मुंह बैंक निफ्टी पर आता हुआ दिख रहा है और निफ्टी 50-55 पॉइंट का मुंह दिखाते हुए दिख रहे हैं। अब दिन के हाई पॉइंट पर दोनों ही इंडेक्स आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। आखिरी घंटे में 3:05 के पहले दो बड़े लेवल को होल्ड करता हुआ बाजार और उसकी वजह से शॉर्ट कवरिंग। आइए कुछ बेहतरीन कॉल्स आपके लिए आ रहे हैं। जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होंगे कैश का ऑप्शन देने के लिए, लेकिन उससे पहले हिमांशु गुप्ता तैयार है बीटीएसटी कॉल के साथ। बताएं हिमांशु जी। अनिल जी, बीटीएसटी के तौर पर मैं यहाँ पर खरीदार कैरी करके ले जाना चाहूंगा सीमेंस को। एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पर 1800-1805 के ऊपर देखने को मिला है। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ अनिल जी, और जिस हिसाब से ब्रेकआउट आया है मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अर्ली इंडिकेशन है कि जो स्टॉक में करेक्शन है वो खत्म हो चुकी है। स्टॉक का इमीडिएट टारगेट जो मुझे लगता है कि यहाँ पर कल तक देखने को मिल सकता है वो है 1850 का। तो यहाँ पर सीमेंस में खरीदारी की राय है। एज अ बीटीएसटी 1810 रुपए तक कोई भी गिरावट मिलती है तो वहां पर पोजीशन को ऐड किया जा सकता है। 1788 का स्टॉप लॉस और 1850 का टारगेट के लिए सीमेंस में खरीदारी की राय। ओके, सीमेंस में करें खरीदारी 1810 से 1820 की रेंज में खरीदारी कीजिए। 1788 का स्टॉप लॉस। सारे स्पॉट लेवल है, वैसे तो कैश और स्पॉट में भाव सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, और 1850 का रखिएगा टारगेट। तो सीमेंस में करें खरीदारी, ये है हिमांशु जी की राय। बिल्कुल जय के लिए जय का कैश का ऑप्शन। बताएं जय, कौन सा ऑप्शन चुना है आपने? और सुबह बैंक निफ्टी वाले के तो टारगेट्स आ गए होंगे सारे। जी अनिल जी, गुड आफ्टरनून जी। बिल्कुल अनिल जी, वो तो सारे टारगेट्स 00 के जो हमने दिए थे, 193 के टारगेट्स दिए थे और 206 के लगभग मैंने जब लास्ट देखा तब 206 का हाई लगाया था, तो वो टारगेट्स बैंक निफ्टी का आ गया 00 का। इनफैक्ट 14550 का जो कॉल ऑप्शन दिया था, जो 100 रुपए दूर था, अनिल जी आपने कहा भी था कि वो 100 रुपए आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है दूर का, तो वो 132 पे दिया था, वो 120-70 हो गया, 170 वो भी हो गया, तो 40 रुपया लगभग वो ऊपर है, तो वो भी प्रॉफिट में। अब मैं जो दे रहा हूँ अनिल जी वो है 14,600 का कॉल ऑप्शन निफ्टी का, एंड 140 पे ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए। 94 का स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ पे। ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट बन रहा है
वो है 190 का। सेकंड टारगेट बनेगा 212 का। 190, 212 ये दो टारगेट्स के लिए 14,600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीद कर चलना है 22 अप्रैल की एक्सपायरी का। ओके, और दिन के हाई पॉइंट पर 14,575 पर आता हुआ निफ्टी, और अब आपको 14,600 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है 14,600 का 140 पर, 94 का स्टॉप लॉस, 190 और 212। ये अगले गुरुवार का ही है ना? बिल्कुल अनिल जी, अगले गुरुवार का है। और अगर नेक्स्ट वीक भी अनिल जी ट्रंकेटेड वीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टारगेट्स हासिल हो जाने चाहिए। नेक्स्ट वेंसडे भी छुट्टी है। हाँ बिल्कुल, तो सिस्टम ही है, हर बुधवार की छुट्टी है, ताकि मतलब 2 दिन काम 2 दिन आराम, नहीं 2 दिन काम फिर आराम फिर 2 दिन काम। आशीष कैसा लग रहा है 2 दिन की छुट्टी के बाद आज का? अनिल जी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? हाँ। हर हफ्ते कर दे। चलिए, हर हफ्ते तो संभव नहीं है, जिस हफ्ते मिल जाए वो एंजॉय कीजिए। अगले जी अगले बुधवार को भी आपको आराम करना है। 4 दिनों के ट्रेडिंग सेशन होगा। जी जय, कुछ कह रहे हैं आप? जी अनिल जी, मैं तो यही कह रहा था कि ये काफ़ी अच्छा होता है मिड ऑफ द वीक में जब ये छुट्टी आता है, तो काफ़ी अच्छा रिलैक्स हो जाता है माइंड, काम करने में मिलता है, आराम भी मिलता है अनिल जी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। बात तो सही कह रहे हो आप, मैं तो सहमत है। जैन साहब को पूछूं मैं जरा, जैन साहब क्या है, जैन साहब तो खुद ब्रोकरेज चलाते हैं, इनका तो मीटर चालू रहता है, जिस दिन बंद उस दिन मीटर बंद। जैन साहब को पूछे, जैन साहब का बस चले सैटरडे संडे भी खोल ले, काम कर ले अगर मार्केट खुल जाए। जैन साहब बताओ, ये मिड वीक की जो 4 डे वीक वाली जो प्लानिंग चल रही है जय की, वो ठीक है कि नहीं? नहीं अनिल जी, 5 दिन ही होना चाहिए। देखिए फिर क्या होता है, बीच में आप एक दिन छुट्टी कर देते हो, फिर आगे के 2 दिन और पीछे के 2 दिन, फिर कई लोग फिर वो प्लानिंग करने लग जाते हैं हॉलीडेज की भी, फिर ठंडा पड़ जाता है। और अपना मार्केट देखिए किस तरीके से निफ्टी ने माहौल बनाया था, तो वो ठीक ही है मेरे हिसाब से। और बुधवार को तो मेरे 3 बार का वो हो गया, एसपीएल मिड कैप मेरा बुधवार को ही पड़ता अनिल जी, तो इस हफ्ते भी नहीं दे पाया, नेक्स्ट हफ्ते भी नहीं, और लास्ट वीक जो था उस दिन क्रेडिट पॉलिसी थी, तो 3 हफ्ते से नहीं दे पा रहा हूँ। ओह सो सैड। चलिए, जैन साहब के लिए कुछ अलग दिन और फिक्स किया जाए। ये तो गजब हो गया, ये तो हम 3 हफ्ते तक जैन साहब के अगर ये नाम मिले, ये तो ठीक बात नहीं। तो आपके लिए विशेष सैटरडे का सेशन नहीं, सॉरी सैटरडे का सेशन नहीं, किसी एक दिन विशेष आपकी वो वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई जाए जैन साहब की एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में। ये मजबूती के साथ है बाजार, लेकिन कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है उन पर करते हैं फोकस, और ये सारे के सारे हैं फार्मा शेयर। फार्मा शेयर एक्शन में इसलिए है कि जो कोविड में काम आने वाली दवा है रेमडेसिविर, इसका उत्पादन होगा दुगुना। पूरी डिटेल्स है देवांशी के पास, जान लेते हैं उनसे। देवांशी बताइए। बिल्कुल, आप देखिए प्रोडक्शन बढ़ाकर दुगना करने की मंजूरी ऑलरेडी सरकार ने दे दी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं इसकी जो मांग है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। और इसी के चलते सरकार का ये भी कहना है कि इनकी जो एपीआई है इसके एक्सपोर्ट्स पर भी रोक लगा दी गई है, और रेमडेसिविर के भी एक्सपोर्ट्स नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि हम देखेंगे कि आने वाले हफ्ते में जितनी भी कंपनीज हैं वो अपने रेमडेसिविर की जो कीमत है वो भी नीचे ला सकती हैं। जो कीमत है, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि करीब 1100 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति डोज की सीमा तय कर दी गई है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ऑल ओवर इंडिया इसकी जो दाम है वो कम कर दिए जाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा फायदा जो है वो कैडिला को इसलिए होता हुआ दिखेगा क्योंकि कैडिला की जो रेमडेसिविर की जो कीमत है वो ऑलरेडी 1000 रुपीज़ प्रति जो ओरल किट है उसके नीचे है। कैडिल इसके अलावा डॉक्टर रेड्डीज की अगर बात करें तो 2700 रुपये है, और सिप्ला करीब 4000 रुपये है, और जुबिलेंट फार्मोवा करीब 4500 है। तो वहाँ पे जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी, लेकिन अब जो प्रोडक्शन है वो दुगना होता हुआ दिखेगा। मौजूदा जो क्षमता है वो करीब 39 लाख की है, वो बढ़ाकर करीब 78 to 79 लाख कर दी जाएगी। तो इस पर भी आपको नज़र रखनी है। साथ ही सरकार का ये भी कहना है कि अब जो रेमडेसिविर है वो केवल अस्पतालों में ही सप्लाई कर दिया जाएगा। तो इसके चलते हम देख रहे हैं कि जितनी भी कंपनीज हैं मांग के चलते सब में एक अच्छा उछाल देखने मिल रहा है। ओके, तो बड़े उछाल आपको आते हुए दिख रहे हैं फार्मा शेयरों में, और वो फार्मा शेयर जो रेमडेसिविर का करेंगे प्रोडक्शन, वहाँ पर बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। तेजी आज सारे शुगर शेयरों में भी बनती हुई दिख रही है। जी बिजनेस ने आपको जो एक्सक्लूसिव नोटिफिकेशन की बात कही कि जहाँ पर यूके को और ज़्यादा एक्सपोर्ट की मंजूरी दी है जीरो कस्टम ड्यूटी पे। जैन साहब, शुगर शेयरों पर आपसे राय लेना चाहता हूँ, कुछ पसंद है आपको? नहीं बिल्कुल, देखिए शुगर शेयर तो वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं, और सरकार सबसे ज्यादा अगर कुछ भी लाती है रूल्स एंड रेगुलेशंस और कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर,
तो शुगर सेक्टर इज वन ऑफ देयर मोस्ट फेवरेट पॉलिसी वाली जो सेक्टर है। तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए बलरामपुर चीनी तो देखिए सर्टेनली वन ऑफ द बेस्ट है ही है, धामपुर शुगर बढ़िया लगता है, श्री द्वारिकेश शुगर बहुत बढ़िया लगता है, और एक मैंने रिसेंटली लास्ट वीक कोठारी शुगर दिया था, एक बहुत ही बढ़िया कंपनी, पिछले मतलब मुझे याद है 2006 में वो स्टॉक 130 के लगभग चलता था और अभी ये स्टॉक 25-26 के लगभग है और फंडामेंटल्स बेहतरीन हो गए हैं, डेट्स को रिड्यूस किया है और बढ़िया प्रोमोटर बैकग्राउंड है और बहुत बढ़िया रिजल्ट्स भी दे रहे हैं। सो ओवरऑल आई फील कि शुगर सेक्टर बढ़िया है और जिस तरीके से इसकी भी बात चल रही है फ्यूल को लेकर भी, वो सब पॉजिटिव है मेरे हिसाब से। सो वन शुड सर्टेनली फोकस ऑन शुगर सेक्टर और लेके बैठे रहे, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे अच्छा पैसा बनेगा। बिल्कुल लेकर बैठ जाइए, अच्छा पैसा बनेगा, शुगर सेक्टर पर रखें भरोसा। आज तो सारे के सारे शुगर स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी का माहौल है और स्पेशली बलरामपुर चीनी 10% से ज्यादा का एक्शन इस पर दिख रहा है। जैन साहब की एक और रिकमेंडेशन त्रिवेणी टर्बाइन, उस पर भी एक बड़ा स्पाइक आ रहा है, थोड़ी देर में जैन साहब से इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। जो आईटी स्टॉक्स में अच्छी बढ़त हमें देखने मिली है लोअर लेवल से, एंड वहां पे जो शॉर्ट कवरिंग आ रही है उसके कारण निफ्टी को काफी फायदा हुआ है। तो आईटी में ही मुझे ऐसा लग रहा है इन्फोसिस का 1360 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। 31.90 पर ये मिल रहा है, 31 रुपये 90 पैसे पे ये मिल रहा है, इसको लेना चाहिए दीप। एंड यहाँ पे आप स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे 26 रुपये पे, तो बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है 5 पॉइंट का ही, बट ऊपर में जो फर्स्ट टारगेट इसका बनेगा वो है दीप 43 का एंड सेकंड टारगेट बनेगा 47 का। सेकंड टारगेट थोड़ा छोटा सा है बिकॉज मैं बाउंस बैक ही उम्मीद कर रहा हूँ। तो 43 एंड 47 ये दो टारगेट्स के लिए आप 1360 के स्ट्राइक का इन्फोसिस का कॉल ऑप्शन खरीदे। काफी शॉर्ट्स है, अगर आप देखें तो टीसीएस में भी बने थे और काफी दूसरे आईटी स्टॉक्स में बने थे, जैसे माइंट्री का कल रिजल्ट है। इन्फोसिस मुझे ऐसा लग रहा है कि 1380 से लेकर 1400 तक के लेवल्स, 1400 तक के लेवल स्पॉट में दिखाएगा, एटलीस्ट इतने जो शॉर्ट कवरिंग हमें देखने मिलेगी। ओके, तो इन्फोसिस पर रखिए नजर। जय, कोई पर्टिकुलर रीजन इन्फोसिस को चूज किया कि कोई टीसीएस पर बाउंस बैक ज्यादा तेज आ रहा है, विप्रो पॉजिटिव है, माइंट्री, कोफोर्ज, एलएनटी टेक पर भी अच्छा एक्शन है, तो इन पर्टिकुलर इन्फोसिस जो अंडर परफॉर्मर है उसको क्यों चूज किया? दीप वही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आईटी स्टॉक्स में ऑलरेडी बाउंस बैक हमें देखने मिला है वैसे ही बाउंस बैक इधर भी देखने मिलेगा, बिकॉज ओवरऑल सेक्टर में एक बाउंस आ रहा है। और खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से शॉर्ट्स यहाँ पे बने वो शॉर्ट्स थोड़े बहुत कवर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है शॉर्ट कवरिंग के कारण लगभग 1400 तक के लेवल्स इन्फोसिस में देखने मिलेंगे। तो कुछ बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं है, बट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज आईटी इंडेक्स ही चल रहा है, तो वो लिहाज से मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फी में शॉर्ट्स कवर होंगे। चलिए, तो शॉर्ट कवरिंग के लिए तैयार है इन्फोसिस। नजर रखिए इस काउंटर पर, आईटी स्टॉक्स आ रहे हैं एक्शन में। एक्शन में कुछ और स्टॉक्स हैं, एक बीटीएसटीटी का बिगुल बजाते हैं श्रीकांत चौहान साहब के लिए। बताएं श्रीकांत जी। दीपांशु, देखिए वैसे आज हमने जो एक्टिविटी देखी है वो इंश्योरेंस रिलेटेड स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी है और ट्यूसडे के दिन में भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी वहाँ पे देखी थी। यहाँ पे हमें लगता है कि जो एसबीआई लाइफ है वहाँ पे अच्छा एक कप विथ हैंडल फॉर्मेशन बना है इंट्राडे बेसिस पे, और ये फॉर्मेशन के बेसिस पे मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन बनने के बाद एक अच्छी तेज़ी हो सकती है। तो करंट लेवल से 909 905 में एसबीआई लाइफ लेके चल सकते हैं और टारगेट्स हमें लगता है कि ये 945 से लेकर 950 के दिखा सकता है। 910 के करीब अगर बाय करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस रखना है 895 का, काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे। श्रीकांत जी थोड़ा ऑडियो इशू हो रहा है, दोबारा ऑडियो ठीक करके श्रीकांत जी से उनके दूसरी कॉल के बारे में भी जानेंगे। बट 945 950 के टारगेट्स के लिए एसबीआई लाइफ पर खरीदारी की राय है और एक टाइट स्टॉप लॉस रखना है 895 का। श्रीकांत जी के ऑडियो ठीक करते हैं, तब तक चलते हैं वागले साहब के पास, बिगुल वागले का वंडर।
बताएं बागले साहब। दीपांशु, मेरा BTST होगा डाबर में। इसमें क्लियर कट ब्रेकआउट आया है। 570 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है। अभी 572 573 है, लेकर चले। मेरा 585 का टारगेट होगा, मुझे लगता है कल के दिन में मिलना चाहिए। और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 568 का। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर पर खरीदारी की राय। 568 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलनी है। 14600 पर अब आपको निफ्टी आते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन है वहां पर। श्रीकांत जी, आप दूसरा स्टॉक बता रहे थे सर, आपका थोड़ा ऑडियो इश्यूज आ गए थे, बताएं दूसरा स्टॉक कौन सा चुना है आपने? दूसरा स्टॉक मुझे लग रहा है कि बजाज फिनसर्व पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पे भी इंश्योरेंस का एक प्ले है। और अगर आप इसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखें तो इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया है एज कम्पेयर टू अदर इंश्योरेंस कंपनीज। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि अच्छी तेजी की जगह बन रही है। 9770 के करीब ट्रेड कर रहा है। 9730 रुपए का स्टॉप लॉस रखे और टारगेट्स रखे 9850 और 9900 के। तो बजाज फिनसर्व, SBI लाइफ दोनों को करंट लेवल से लॉन्ग करके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए बजाज फिनसर्व और SBI लाइफ, दो काउंटर्स श्रीकांत जी को जो इस समय पसंद में आ रहे हैं। ट्रेड आप यहाँ पर बना के चल सकते हैं। बाजार है बढ़िया एक्शन में, एक अच्छी रिकवरी आ रही है। एक्सपायरी की तरफ हम मूव कर रहे हैं। वीकली एक्सपायरी है ऑफ कोर्स, पर एक सेक्टर है बाजार का जहां पर आने वाले समय में कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं, स्पेशली जिस तरह से कोरोना लॉकडाउन या फिर आप कह सकते हैं कोरोना की रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाई जा रही हैं। आइए जानते हैं आशीष के साथ कौन सा है ये सेक्टर और किस तरह की परेशानियां बन रही हैं। आशीष बताइए। दीपांशु, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, इस पर फोकस रखना है, क्योंकि जैसे कि देख रहे हैं हम काफ़ी सारे राज्यों ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई है, नाइट कर्फ्यू लगाए हुए हैं, वीकेंड लॉकडाउन्स लगाए हैं। उसके चलते एग्जीक्यूशन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो इंफ्रा कंपनीज को इसका सामना करते देखने को मिलेगा। और इसका जो नुकसान है वो मेट्रो प्रोजेक्ट्स हैं, सड़क है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, यहाँ पर थोड़े से डिले देखने को मिलेंगे। और एक और बड़ा कारण ये भी है कि जो माइग्रेंट्स का जो है रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है वर्कर्स का, उसके चलते भी अगर आप देखें तो अवेलेबिलिटी थोड़ी बहुत खराब होती हुई नजर आएगी। अब देखिए महाराष्ट्र है, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात जैसे बड़े राज्यों में जो है रिवर्स माइग्रेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे राज्यों में अगर आप देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वीकेंड लॉकडाउन्स लग गए हैं, नाइट कर्फ्यूज लग गए हैं, उसके चलते एक बड़ा रिवर्स माइग्रेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए समस्या यहीं समाप्त नहीं होती, अगले तिमाही में इसका असर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जीक्यूशन डिले हो रहे हैं। इसके लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हम लगातार देख रहे हैं कि कमोडिटी की कीमतें, जैसे कि आप देखिए स्टील है, अन्य मेटल्स हैं या सीमेंट देखिए, इसकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। तो यहाँ से भी अगर आप देखें तो इनके जो मार्जिन्स हैं इसके ऊपर एक दबाव देखने को मिलेगा। फिलहाल जो नए ऑर्डर विंस हैं इसे भी क्लोजली वॉच करना होगा कि तिमाही के दौरान नए ऑर्डर विंस कैसे देखने को मिलेंगे। तो पूरे स्पेस पर फोकस रखना है। L&T जैसे दिग्गज पर नजर रखेंगे। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन स्पेस की कंपनी NCC, KEC इंटरनेशनल, IRB इंफ्रा, KNR कंस्ट्रक्शन और गायत्री प्रोजेक्ट्स पर भी नजर रखिए। बिल्कुल, तो पिछले साल भी यही एक्सपीरियंस हुआ था। जब लॉकडाउन आया था तो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कंप्लीटली स्टॉल हो गया था। अब लॉकडाउन तो नहीं है, पर लेबर कंसर्न्स और लेबर अवेलेबिलिटी काफ़ी जगहों पर ड्रॉप होती हुई दिख रही है। तो एग्जीक्यूशन की परेशानियां इंफ्रा सेक्टर, कैपिटल सेक्टर्स के लिए आपको आने वाले समय में बढ़ती हुई दिख सकती हैं। फिलहाल होल्ड आउट कर रही हैं ये कंपनीज आज के ट्रेड में, बट ये एक कंसर्न जरूर बनते हुए दिख रहा है। चलिए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। IT स्टॉक्स पर बढ़िया रिबाउंड आ रहा है, बाजार डेज हाई पर हैं। जानते हैं अनिल जी से फाइनल स्ट्रैटेजी आज की क्या है। सर, जो आपने कहा था कि 14,600 तक एक निफ्टी अटेम्प्ट कर सकता है, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। 32,100 पर बैंक निफ्टी है। ग्लोबल मूड माहौल बढ़िया है सर, आधे % से ज्यादा की तेजी नैस्डैक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स पर 125 अंकों का उछाल। यूरोप के बाजार भी आधे % तक का पॉजिटिव ट्रेड दिखा रहे हैं। बताएं सर क्या करके जाएं। इस बीच थोड़ी करेंसी मार्केट में भी रिकवरी आई है। दीप 75 रुपये 6 पैसे पे कल रुपया बंद हुआ था, आज थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा। 10-12 पैसे की मजबूती रुपए में भी आती हुई दिख रही। तो थोड़े संकेत बेहतर होते हुए दिख रहे। तेजी की पोजीशन होल्ड कर सकते हैं 14,300 के एक पुट के साथ में, या फिर 14,800 का कॉल बेचकर। दोनों में से जो भी आपको ठीक लगे वो आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। पुट भी खरीद सकते हैं या चाहे तो ऊपर का एक कॉल बेच दें। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 32,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो थोड़ी बेहतर क्लोजिंग होती दिख रही है। 31,500 का एक पुट आप खरीद सकते हैं अपनी तेजी की पोजीशन पर, या फिर आप 33,000 का कॉल बेच सकते हैं। दोनों में से जो आपको ठीक लगे, लेकिन अपनी तेजी की पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। वजह पहला,
ग्लोबल मार्केट्स बेहतर है, दूसरा क्लोजिंग आपको ठीक मिल रही है, तीसरा ये कि कोरोना के बढ़ते हुए मामले काफ़ी हद तक आपको पता है तो डिस्काउंटेड हैं, उसके बावजूद आपकी खरीदारी होती हुई दिख रही है। और चौथा ये कि एफआई की तरफ से बिकवाली का दबाव थोड़ा कम हुआ, और हो सकता है आज भी थोड़े खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखें। रिस्क एक ही है और वो ये कि आज शॉर्ट कवरिंग एक्सपायरी की वजह से काफ़ी कुछ हुई, उस वजह से ऊपर आए। तो कल आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि ग्लोबल मार्केट्स मजबूत मिले आपको सुबह जब आप लौटें 125 पॉइंट ऊपर जो डाउ फ्यूचर्स है। तो अमेरिका में एक अच्छी तेज़ी आपको चाहिए, और दूसरा कोरोना बेकाबू और ना हो, आंकड़े और ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना बढ़ के आए। ये दो कंडीशन है, लेकिन फिर भी स्क्रीन और जो संकेत है उनको देखते हुए लॉन्ग पोजीशन में बना रहा जा सकता है। ये आपके लिए इस वक्त का जो है क्लोजिंग के बेसिस पर ये स्ट्रेटेजी हो सकती है। जी दीप। बिल्कुल, तो लॉन्ग पोजीशन में बने रहने का कॉन्फिडेंस है, बट जैसे कि अनिल जी हमेशा आपको सजेस्ट करते हैं अपने रिस्क के हिसाब से हेज ज़रूर आपको करना ज़रूरी है, तो नज़र रखिए उस पर। और रिकवरी में सर थोड़े डिफेंसिव स्टॉक्स वापस फोकस में आ रहे हैं। आईटी में जिसके बारे में जय बात कर रहे थे, अच्छी रिकवरी आ रही है निचले स्तरों से। टीसीएस 4% ऊपर है, तो निफ्टी की रिकवरी में टीसीएस का भी एक अहम रोल है। बैंक्स में एक्शन है और एफएमसीजी स्टॉक्स पर खरीदारी आ रही है। अभी वागले साहब ने डाबर पर खरीदारी की राय दी है, कोलगेट पर भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी आई है, और नेस्ले पर भी निचले स्तरों से थोड़ी बाइंग एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। तो एफएमसीजी, आईटी, यहां पर एक्शन थोड़ा थोड़ा बनते हुए दिख रहा है। एक और स्पेस जहां पर रखनी है नजर, इन्फो एज, जुबिलेंट फूड, इन दोनों पर भी अभी अभी खरीदारी के संकेत आए हैं। जय जरा इन्फो एज के चार्ट्स देखें, 4600 के पार अभी अभी गया है, फ्रेश बाइंग दिखा रहा है। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्फो एज में भी थोड़ी बहुत हमें बाउंस बैक इस लेवल से देखने मिलनी चाहिए। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हिसाब से एक चैनलाइज्ड फॉल ये स्टॉक में देखने मिल रहा है, फिर से अपर एंड ऑफ द चैनल तक आ सकता है ये स्टॉक, एंड वो लेवल्स लगभग इसके बन रहे 4850 से लेके 4900 के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग आपको 250-300 पॉइंट का एक मूव इन्फो एज में देखने मिल सकता है। दीप, ऑन द डाउन साइड अब 4475 का एक अच्छा सपोर्ट है, तो 125 पॉइंट नीचे सपोर्ट है, और लगभग आपको 250-300 पॉइंट का एक अप मूव देखने मिल सकता है। तो ये है आपके लिए राय। इन्फो एज में भी फिर से आखिरी मिनटों में थोड़ी खरीदारी आती दिख रही है। खरीदारी आने की संभावना एक और स्टॉक में, और वो बताएंगे आपको हिमांशु गुप्ता। मैं अंदाज लगा रहा हूँ खरीदारी का ही होगा। शॉर्ट कॉल आज आ नहीं रहे, हिमांशु जी ने सारे बाय कॉल दिए हैं, लगभग हमारे सारे एक्सपर्ट्स। इनफैक्ट आज एक भी शॉर्ट कॉल आया नहीं है, एक्सेप्ट एक सुबह अंबुजा सीमेंट को छोड़कर वागले साहब का। बाकी सारे कॉल्स आपको तेजी की तरफ ही आते दिखे। हिमांशु जी के लिए बिगुल BTST का। बताइए सर। अनिल जी, सेक्टर वही है जिसमें अभी BTST कॉल वागले जी ने दी। इनफैक्ट मैंने डे बिफोर यस्टे पहला ही बाय कॉल डाबर में दिया था, उसका मेरा टारगेट आ जाता हुआ नजर आया। मुझे लगता है अभी वहां पर और स्टीम है और तेजी देखने को मिल सकती है। और उसी स्पेस में एक और स्टॉक जो कि तेजी के लिए मुझे लगता है कल के लिए तैयार है, वो है मैरिको। स्टॉक एक अच्छे साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पर भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा रहा है। मुझे लगता है कि करंट भाव 424 रुपए के आसपास यहाँ पे खरीदारी करके चलें। 432-435 तक का टारगेट्स कल मैरिको में देखने को मिल सकता है। 419 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। ओके, 419 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। ये है राय हिमांशु जी की मैरिको का फ्यूचर खरीदने की। ये भी एक और FMCG स्टॉक्स में एक एक करके खरीदारी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। कल के सेशन में आपको 432 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर बढ़िया तेजी होती दिख रही है, शुगर शेयरों का हमने जिक्र किया। राकेश जी, बलरामपुर चीनी बहुत मजबूती के साथ बंद होने के संकेत दे रहा है, कल के लिए इसे रखा जाए? नहीं, बिल्कुल इसको रखना चाहिए। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसको होल्ड करना चाहिए। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा रिट्रेस हुआ है, 270 के स्तरों से रिट्रेस होकर 258 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, बट जिन्होंने ले रखा है क्लियरली होल्ड रखें। ओके, तो जिन्होंने ले रखा है क्लियरली होल्ड रखें। आज हमने आपको बताया था शुगर एक्सपोर्ट के लिए कुछ इंसेंटिव सरकार ने दिए हैं, जिसकी तरफ से आपने आज एक्शन देखा है। लिमिट एक बढ़ा दी गई है और ड्यूटी भी नहीं लगाई जाएगी, वो एक बढ़िया एक्शन है। टिन प्लेट यहां पर मुनाफा डबल होकर आया है, 27 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ रुपीस का आया है मुनाफा। तो फर्स्ट कट टिन प्लेट नतीजे अच्छे आपको आते हुए दिख रहे हैं। वैसे भी इस तिमाही में हम दमदार एक्सपेक्टेशन लगा ही रहे हैं मेटल सेक्टर और मेटल सेक्टर से जुड़ी सभी कंपनीज का, और टिन प्लेट भी उसमें से
कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो टिन प्लेट पर नजर रखिए, अभी अभी नतीजे आ रहे हैं, मुनाफा दमदार बढ़त आपको दिखा रहा है, 27 करोड़ से बढ़कर 56 करोड़ का आया, मुनाफा इनका डबल हुआ है इस तिमाही में। आइए देखते हैं कुछ और नतीजों के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट रहा है, आय पर किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, और साथ ही आय पर देखिए 472 करोड़ से बढ़कर 755 करोड़ की आय आई है। कुणाल जी जल्दी से क्लोजिंग पर जा रहे हैं, पर टिन प्लेट पर एक चार्ट चेक सर। तो फिर इसमें एक ब्रेकआउट होगा और 195 तक के आपको मिलेगा, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बनाए तो 181 के ऊपर खरीदारी कराए। बढ़िया नतीजे टिन प्लेट की तरफ से, फर्स्ट कट से तो अच्छे ही लग रहे हैं, देखेंगे कुछ और डिटेल्स भी निकालेंगे और कामकाजी तौर पर परफॉर्मेंस कैसी रही है वो जानना भी जरूरी रहेगा। पर टिन प्लेट अच्छे नतीजे और डबल हुआ है मुनाफा, एक बढ़िया फैक्टर वहां पर। क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं और आज उतार चढ़ाव के ट्रेड के बीच वीकली एक्सपायरी के समय बाजार एंड में एक अच्छी रिकवरी के साथ क्लोज हो रहे हैं। 14,600 के करीब आपको निफ्टी क्लोज होते हुए दिख रहा है और 32,200 के करीब बैंक निफ्टी 400 पॉइंट्स के उछाल के साथ। आईटी स्टॉक्स जितनी तेज गिरे थे ट्यूसडे के दिन, उतनी बढ़िया रिकवरी एटलीस्ट कुछ दिग्गज नामों से मिली है। टीसीएस विप्रो टॉप गेनर्स, विप्रो के नतीजे अब मार्केट क्लोज होने के बाद आएंगे और टीसीएस 4% का उछाल तो निफ्टी की रिकवरी में एक बड़ा रोल इस काउंटर कर रहा है। पर आज बैंक स्टॉक से भी बढ़िया पार्टिसिपेशन मिला है। दिग्गज बैंक आईसीआईसीआई साथ ही एचडीएफसी बैंक दोनों में ही अच्छी खरीदारी रही है। एक्सिस बैंक की तरफ से भी पार्टिसिपेशन रहा है, एसबीआई पर भी थोड़ी खरीदारी दिखी, एचडीएफसी लिमिटेड ने भी बाजार को सहारा दिया है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज यहां पर भी आपने खरीदारी देखी और मेटल स्टॉक्स भी आज एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में एक्टिव रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज एकदम फ्लैट क्लोज हो रहा है, एचयूएल से भी हल्का पार्टिसिपेशन। गिरावट थी ग्रासिम में 3% नीचे, इन्फोसिस नतीजों के बाद गैप डाउन हुआ था पर फिर थोड़ा रिकवर होकर 2.5% नीचे बंद हो रहा है। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व पर थोड़ा प्रेशर और एचडीएफसी लाइफ यहां पर भी गिरावट के साथ ही आपको ट्रेड आते हुए दिखा। वायदा कारोबार की बात करें तो आज का बढ़िया पार्टिसिपेशन कोफोर्ज की तरफ से, मिड कैप आईटी 5%, पर ग्लेनमार्क बढ़िया एक्शन इस पर भी आते हुए दिखा, 4.5% ऊपर अच्छी खरीदारी। कैडिला यहां पर भी एक्शन अच्छा रहा, एलएनटी टेक यहां पर भी मूवमेंट दिखा, माइंडट्री इसके नतीजे कल आएंगे, वहां पर भी हमारी नजर है। अदानी ग्रुप से अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइजेस दोनों में ही खरीदारी रही। सेल वायदा कारोबार के बैन से बाहर आया था 2% ऊपर, पर अब कल शायद फिर से बैन में आपको आते हुए दिख सकता है। टाटा स्टील, एनएमडीसी यहां पर भी रैमको सीमेंट यहां पर गिरावट, आईबी हाउसिंग यहां पर शायद कल बैन में आ सकता है, उससे पहले 4% नीचे। अपोलो टायर्स, आइशर, डीएलएफ, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, पीवीआर, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, अंबुजा सीमेंट और मन्नापुरम, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस रही। तो अनिल जी थोड़ा चॉपी ट्रेड था, थोड़ा वॉलेटाइल सेशन था, बट एक्सपायरी के समय 32,150 पर निफ्टी बैंक की प्रोविजनल क्लोजिंग और 14,590 के करीब निफ्टी की प्रोविजनल क्लोजिंग सर। तो एंड ऑफ डे अच्छी रिकवरी के साथ बाजार क्लोज हो रहे हैं। बिल्कुल, और दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होना वाकई में कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो क्लोजिंग बढ़िया मिली है, दिन भर उतार चढ़ाव के बीच कारोबार करने के बाद डाउ फ्यूचर्स को धन्यवाद, जिसकी वजह से हम काफ़ी हद तक रिकवर कर पाए। आखिरी मिनटों में 125 पॉइंट की तेज़ी वहाँ पर होती हुई आपको दिखी हुई है। तो यहाँ से अब 140 पॉइंट बढ़ गए डाउ फ्यूचर्स, क्या बात है। तो बंद होते होते थोड़ी और मजबूती होती दिख रही। तो अमेरिका में एक अच्छे सेशन की उम्मीद आप करके चल सकते हैं, बाजार बंद होने के बाद भी भरपूर एक्शन की, और ये एक्शन आपके सामने है। सबसे पहले कोरोना का, शाम 4:56 यानी कि 5 बजे आपके लिए कोरोना पर होगा खास शो। 2 लाख पार कब थमेगी रफ्तार। देखते देखते कोरोना का आंकड़ा रोज 2 लाख के पार निकल गया, यानी कि पिछली बार जो पीक बना था उससे दोगुना से भी ज़्यादा। पिछली बार 1 लाख भी नहीं हुए थे, लेकिन इस बार हर रोज़ अब 2 लाख मरीज आपके सामने आते हुए दिख रहे हैं और हर लोग 1,000 से ज़्यादा लोगों की मौत भी चिंता बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में तो कर्फ्यू है ही, दिल्ली ने भी वीकेंड कर्फ्यू की तैयारी कर ली, यूपी, गुजरात, छत्तीसगढ़, सब जगह हालात बड़े बेकाबू हैं। न अस्पताल में न बेड हैं, न दवाएं हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है। ऐसे में आगे क्या होगा, आखिर ये रफ्तार कब थमेगी और इस बार कोरोना का पीक कब बनेगा, इसी मुद्दे पर हम करेंगे आज खास बातचीत। हमारे साथ होंगे खास मेहमान, मैक्स हेल्थ केयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट डॉक्टर शरद जोशी, महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के मेंबर डॉक्टर ओम श्रीवास्तव और एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा। देखिएगा ज़रूर, आपकी खबर आपका फ़ायदा। 2 लाख पार कब थमेगी रफ्तार, हैशटैग इस्तेमाल करें। आप भी अपनी कोई राय रखना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा।
आज मनी गुरु में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाने का सही तरीका क्या है, टॉपअप और सुपर टॉपअप प्लान कैसे लिए जा सकते हैं और कैसे आप अपना इंश्योरेंस बढ़ा सकते हैं, और साथ ही मौजूदा हालात को देखते हुए आपको कितना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसी पर विशेष शो है हेल्थ का टॉपअप कवर शाम 6:26 पर हम इस पर करेंगे विशेष चर्चा। मणिपाल सिग्ना हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हेड आशीष यादव हमारे साथ होंगे और पॉलिसी एक्स के फाउंडर नवल गोयल भी। इसके बाद रात 8 बजे आपका पसंदीदा शो इंडिया 360। देखिए आज बेहद खास मुद्दे हैं इंडिया 360 में, नए वेरिएंट के खतरे, इस बीच में टेस्टिंग में जो देरी हो रही है उससे अब एक मुश्किल हो रही है, वो है कि अब जब टेस्टिंग नहीं हो पा रही कोविड की तो लोग सिटी स्कैन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। लेकिन कई जगह सिटी स्कैन के दाम बढ़ गए हैं और आम आदमी के हक में जी बिजनेस ये चाहता है कि सरकार इस पर तुरंत एक्शन ले और सिटी स्कैन के दाम लिमिट करे, अपर कैप लगा दे कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले पाएंगे। तो आज शाम 8 बजे की हमारी कवर स्टोरी यही है, मरीज बेचैन, सस्ता करो सिटी स्कैन। इसके अलावा और भी कई सारी जो खबरें उन पर हम करेंगे फोकस। कोरोना के अब गांव में फैलने का खतरा बढ़ रहा है, ये एक और नई चिंता है, और रूरल इंडिया में तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल बहुत ही बुरा है। इसी पर हम 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे। डॉक्टर नहीं है गांव में, ये हमारी दूसरी स्टोरी होगी। इसके अलावा एक स्टोरी और है और वो ये है कि पिछले साल सरफेस यानी कि सतह पर कहीं किसी चीज़ को छूने से कोरोना फैलता था, लेकिन इस बार एक नई स्टडी आई है सामने, वो ये कि आप किसी को टच करें, आप छुएं, उससे भी कोरोना फैल रहा है। क्या ये सच है? तो टच से कोरोना फैलने का सच ये क्या है, इस पर करेंगे एक विशेष चर्चा, ये भी आपके सामने रखेंगे स्टडी। लेकिन इसके अलावा जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं वहाँ उमड़ी भीड़ के बाद चुनाव आयोग भी अब चिंता में, और जो आंकड़े अब आ रहे हैं उसके हिसाब से एक विश्लेषण ये होगा कि चुनावी राज्यों में कोरोना का संक्रमण कितना हुआ है, किस तरह से हुआ है। चुनावी राज्यों में कोरोना विस्फोट, ये एक और स्टोरी है जो मिस मत कीजिएगा। तो 8 से 9 बजे पावर पैक बुलेटिन आपके लिए होगा, खबरें भी, खबरों का विश्लेषण भी, इंडिया 360 डिग्री पूरा विश्लेषण मिस मत कीजिएगा। फाइनली बाजार की फाइनल क्लोजिंग आपके सामने रख दूं जाने से पहले 14,581 डे हाई पर बाजार बंद होते हुए बिल्कुल नज़दीक 32,112। बेहतरीन तेजी 1% की बैंक निफ्टी में होती दिख रही है। लगातार दूसरा दिन है जब निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी बेहतर प्रदर्शन करता हुआ और लीडरशिप लेता हुआ सेंसेक्स भी 250 अंक ऊपर 48,800 पर बंद होता हुआ दिख रहा है। कल होगा हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, आप सब लोगों से फिर से होगी मुलाकात, लेकिन फिलहाल विदा लेने का वक्त है। वागले साहब, कुणाल जी, राकेश जी, साथ ही हिमांशु जी, श्रीकांत जी, जय ठक्कर और जैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपनी राय आज क्लोजिंग शो में देने के लिए।